So good morning guys and welcome you all to CA Intermediate Accounting chapter number 9 Insurance Claims lecture number 4. दोस्तों so far we have completed 3 lectures of insurance claim and in the last lecture this was the summary of the last lecture where we completed all the questions relating to loss of stock policy. और आज का लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं ऑल टुगेदर न्यू कंसेप्ट, बिल्कुल नया कंसेप्ट जिसका नाम है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी एंड लॉस ऑफ एसेट पॉलिसी। और क्योंकि ये कंसेप्ट नया है, क्योंकि बहुत दिन हो गए कि मैं आप लोगों से नहीं मिला हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस वीडियो में मैं खुद को भी यहां ऐड कर दूं, एक कोशिश करूं जहां मैं खुद को आपको यहां दिखा सकूं और फिर हम बिल्कुल एक क्लासरूम एनवायरनमेंट यहां क्रिएट कर सके। सो हमेशा की तरह जैसे हम हमारा दिन स्टार्ट करते हैं, मैं फिर से सबसे कहना चाहूंगा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड माय डियर फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू रिपीट दोस थिंग्स व्हाट वी डू एवरी डे एट 7 o'clock when we meet in the morning lectures. How's the Josh? I can't hear that. Come on, I want to hear that. How's the Josh? Come on. Hi. Yes, it has to be high. So चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, क्यों ना हो, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था हमारी सिचुएशन बिल्कुल टाइटैनिक के डूबते हुए जहाज पे खड़े उन वायलिनिस्ट की तरह है। चाहे वो हम हो, चाहे वो आप हो, दोस्तों हंस के जीना है, हंस के आगे बढ़ना है। ये सारी जो चीजें ये सब निकल जाएगी, टेम्परेरी फेज है, लेकिन जो इसके साथ बाकी रह जाएगा वो है ये जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इस समय में। We teachers, I'm from my side is trying to do the best possible thing for you guys जो मैं कर सकता हूं। आप जो ZPA स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की टेस्ट भी ली गई है और बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले हैं, मतलब 40 out of 40 is the highest marks in the test what the students have got. So fantastic. अपलॉज फॉर यू। और इसी अपलॉज के साथ आज का दिन करते हैं शुरू। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिन का ध्यान रखना है। सेकंड लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 9 का। अभी तक की जर्नी हमारी बहुत अच्छी रही। लास्ट लेक्चर जो हमने देखा था उसमें आपका एक होमवर्क क्वेश्चन था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 12। ये जो होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया गया था दैट बिलोंग फ्रॉम आरटीपी मे 2018। सो चलिए सबसे पहले इसको होमवर्क क्वेश्चन को करते हैं चेक। So please check, this is ICI's RTP of May 2018 examination. You can check all of you. सबसे पहले यहाँ पे आपने बनाया ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 और ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आपने सारे फिगर्स को सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट किया है जीपी रेशियो। प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो नहीं दिया था, प्रीवियस ईयर का डेटा दिया था, तो वो डेटा के बेसिस पे जीपी रेशियो बहुत आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है, करेक्ट। उसके बाद में आपने करंट पीरियड का, करंट पीरियड मतलब द डेट ऑफ फायर इज 22 जनवरी 2017। सो 1 अप्रैल 2016 से 22 जनवरी 2017 तक का आपने बनाया है मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और ये जो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट है, इस पूरे अकाउंट में एक फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे एक एडजस्टमेंट है जो आपसे कहता है दैट द कैशियर हैज डिफॉल्केटेड। डिफॉल्केटेड मतलब क्या, जो हमारा कैशियर था वो उसने कुछ कैश में हेरा फेरी की है, करेक्ट। अकाउंटेंट ने हेरा फेरी की है, तो ये जो अकाउंटेंट ने हेरा फेरी की है, कैश सेल्स की फिगर हमें यहां से मिलेगी। ये फिगर कैसे निकालनी है, यू कैन चेक ऑन योर स्क्रीन दैट टोटल नंबर ऑफ डेज इज 140 days and on an average there are 7 days in a week, that means this is total 20 weeks. So that means उसने 20 वीक के सेल्स का अमाउंट डिफॉल्केट किया है और हर वीक का कैश सेल है 1000 रुपीज, तो 20 वीक का जो कैश सेल होगा वो होगा 20,000 रुपीज। तो इस तरीके से आप जब सेल्स के अंदर ये फिगर को कंसिडर करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर का जीपी रेशियो यहां मल्टीप्लाई करके जीपी कैलकुलेट करेंगे, सो यू कैन वेरी वेल गेट द आंसर। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज 3,72,150। चेक ऑल ऑफ यू। अगेन मैं वही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर होमवर्क नहीं किया है तो पहले बेहतर ये होगा कि ये वीडियो को यहां पॉज करो, 5 मिनट 7 मिनट लगेंगे इस होमवर्क को सॉल्व करो और फिर आगे पढ़ो, क्योंकि आज हम बिल्कुल नई चीज देखने जा रहे हैं। तो हम हमारे साथ हमारे पीठ पे कोई बैकलॉग नहीं ले जाते। वी डोंट वांट टू कैरी एनी बैकलॉग ऑन अवर बैक। सो हम चाहते हैं बिल्कुल नया दिन है, नई शुरुआत है, अच्छे से पीसफुली हम स्टार्ट करें और आगे बढ़े, करेक्ट। सो यहां पे इस क्वेश्चन के साथ हम
प्रीवियस लेक्चर को करते हैं खत्म। और आज का लेक्चर लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी चालू करने से पहले एक बहुत ही इजी कंसेप्ट मैं यहां कवर कर लेना चाहता हूं, दैट इज लॉस ऑफ एसेट पॉलिसी। सो माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट 16 क्वेश्चंस हमारे इस टॉपिक के हो गए एंड आई सपोज आपने इंडेक्स में भी इन क्वेश्चंस को पोस्ट किया होगा। यू वुड हैव स्टार मार्क, यू वुड हैव टिक मार्क ऑल द क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू रिवाइज वन डे बिफोर एग्जामिनेशन। सो आई वुड लाइक you guys to directly switch to question number 23, the last question of the essential segment of this topic, which is based on loss of stock as well as एसेट पॉलिसी। सो लॉस ऑफ एसेट बहुत सिंपल होता है और उसका एक ही क्वेश्चन यहां पे है। ये जो क्वेश्चन है ये आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर में 2019 का क्वेश्चन है। देखते हैं, पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। अ फायर engulfed the premises of a business of Messrs. Preet on the morning of 1st July 2018. The building equipment and stock were destroyed. तीन चीजों के बारे में बात हो रही है, बिल्डिंग इक्विपमेंट्स एंड स्टॉक वर डिस्ट्रॉयड एंड द सैल्वेज रिकॉर्डेड द फॉलोइंग। और आपको तीनों चीजों की सैल्वेज वैल्यू दी है। सैल्वेज वैल्यू से क्या होता है, हमारा ग्रॉस लॉस माइनस सैल्वेज वैल्यू मींस नेट लॉस। सो अवर नेट लॉस रिड्यूसेस। बिल्डिंग इज 4000, इक्विपमेंट सैल्वेज 2500 एंड स्टॉक सैल्वेज 20000. The following other information was obtained from the record safe for the period from 1st January to 30th June 2018. So सेल्स दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, परचेज दिया है, परचेज रिटर्न दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया है, वेजेस दिया है, स्टॉक इन हैंड ऑन 31st December 2017, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक दोस्तों हमारा अभी करंट पीरियड का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। बिल्डिंग की और इक्विपमेंट की वैल्यू दी है एज ऑन 31st December 2017, दैट मींस दे आर द ओपनिंग वैल्यूज। डेप्रिसिएशन प्रोविजन टिल 31st December 2017. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस पार्ट, डेप्रिसिएशन प्रोविजन टिल 31st December 2017? माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज नथिंग बट दिस इज नोन एज एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है, टोटल डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन एन एसेट राइट फ्रॉम द डेट व्हेन द एसेट वाज परचेज और पुट टू यूज। इसका मतलब अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन सेपरेटली दिया है ना दोस्तों, तो यहां पे ये जो वैल्यूज दी गई है हमें एसेट्स की, बिल्डिंग की और इक्विपमेंट की, ये सर्टेनली कौन सी प्राइस होगी, ये होगी इनकी कॉस्ट प्राइस। ओके, सो कॉस्ट प्राइस और उसमें से अगर मैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करता हूं तो जाके मुझे मिलेगी WDV एसेट की। नो डेप्रिसिएशन हैज बीन प्रोवाइडेड सिंस 31st December 2017. द लेटेस्ट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 5% per annum. This word is very important, per annum on building. So building पे depreciation charge होता है 5%, मैं यही लिख देता हूं ताकि कोई मिस्टेक ना कर बैठूं, and 15% on equipment by SLM, straight line method. Fantastic. So 15% is on equipment. जब मैं कहता हूं depreciation is charged on SLM basis, इसका मतलब है it is charged on the original cost of an asset. Normally business makes a profit of 25% of net sales. You are required to prepare the statement of claim for submission to the insurance company. Okay, question पूरा पढ़ा है हमने। Nowhere in the question you are given the amount of policies, isn't it? So what is the rebuttable assumption when nothing is given? That means there is sufficient, there is adequate amount of policy which is required to cover your amount of losses. So ये एक चीज की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पे करना क्या है, आपको बनाना है एक स्टेटमेंट ऑफ क्लेम टू द इंश्योरेंस कंपनी। अच्छे से समझिएगा। सो कैसे करेंगे ये देखते हैं, समझते करते। कम टू योर रजिस्टर्स, राइट डाउन क्वेश्चन 23/AAA/9.15. I will also do with you. क्वेश्चन 23/AAA/9.15 और मैं यहां इसको टाइटल देता हूं स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। करेक्ट, मुझे तीन चीजों का क्लेम करना है, एक है बिल्डिंग, दूसरा इक्विपमेंट और तीसरा है स्टॉक। तो मैं उनको लिस्ट डाउन करता हूं।
So basically what I am doing, first column I am writing the assets which are destroyed. अब मैं इन तीनों assets की क्या क्या निकालने वाला हूं, समझिएगा. इन तीनों assets की मैं निकालूंगा what is the amount of gross loss. जिस दिन फायर लगी थी उस दिन इन assets की वैल्यू क्या थी, बुक वैल्यू क्या थी, उसका मैं निकालूंगा ग्रॉस लॉस. ग्रॉस लॉस में से माइनस होगा सैल्वेज वैल्यू जो कि दिया है इस क्वेश्चन में, और फिर जब मैं ग्रॉस लॉस में से सैल्वेज माइनस करता हूं दोस्तों तो जाके मुझे मिलता है नेट लॉस. और ये जो नेट लॉस की फिगर होगी विच आई विल गेट एट द लास्ट, दैट इज गोइंग टू बी माय आंसर. So basically this statement is my solution. ये मुझे करना है. This is what is expected from me in this particular question. Correct? So gross loss, salvage, net loss. इसमें से मुझे figures जो पता है वो है salvage की, which is given in the second and third line of the question. Building 4,000, equipment 2,500 and stock 20,000. So building 4,000, equipment 2,500 and stock is 20,000. करेक्ट. आई होप यहां तक सभी को समझ में आया होगा. अब मैं क्या करता हूं यहां पे दोस्तों, बिल्डिंग और इक्विपमेंट ये जो एसेट्स है ये हमारे लिए नहीं है, बट स्टॉक हमारे लिए नया नहीं है, क्योंकि इससे पहले कि आज हम लॉस ऑफ प्रॉफिट स्टार्ट करने जाए तो स्टॉक का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको यहां देख लेते हैं और इसको यहां खत्म करते हैं. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे हम सबसे पहले निकालते हैं स्टॉक का कैलकुलेशन. कैसे आएगा ग्रॉस लॉस ऑफ स्टॉक. तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. करेक्ट. तो नीचे हम आते हैं और यहां पे लिखते हैं वर्किंग नोट नंबर 1. memorandum trading account from 1/1/2018, 1st January 2018 से till the date of fire, that is 1st July 2018. ओके. सो रूलर मेरे पास है. व्हाट हैपेंड टू हर. सपोज मैं सिर्फ एक टी फॉर्मेट अकाउंट बना रहा हूं, तो यहां पे मेरे पास कौन कौन सी फिगर्स है समझना. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस क्वेश्चन इज यहां कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जो फिगर्स दिए उसे एज इट इज डायरेक्टली यूज करना है. सो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 1,50,000. सो कम टू डेबिट साइड एंड राइट डाउन ऑन डेबिट साइड 2 opening stock, that is 1,50,000. I'm using this figure, तो इसे मैं कर रहा हूं टिक मार्क. ओपनिंग स्टॉक के बाद में आएगा 2 purchases, and whenever I say purchases it means net purchases. Net purchases means purchases 9,50,000 minus purchases return 12,500, that will be 9,37,500. Net purchases. Then comes sales. Again sales means sales minus sales return 11,50,000 minus 40,000, that becomes 11,10,000. Okay. Cartage inward. Cartage inward means, cartage means labor charges. Inward on the goods purchased is 17,500 and wages are 7,500. They both are direct expenses, so they will be debited over here.
करेक्ट। अब कन्वेंशनली जैसा होता है वैसा ही है, यहाँ पे दो फिगर्स मिसिंग है दोस्तों। कौन सी दो फिगर्स मिसिंग है? एक है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब जिस दिन आग लगी थी उस दिन हमारे पास कितने का स्टॉक था, ये हमें यहां से मिलेगा। और दूसरा है ग्रॉस प्रॉफिट। इन दोनों में से ग्रॉस प्रॉफिट हम सबसे पहले कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में सेकंड लास्ट लाइन में आपसे कहा है दैट जीपी रेशियो इज 25% ऑन द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स। सो 11,10,000 is the amount of net sale into 25%, that becomes 2,77,500. So that we will write over here 2,77,500. And now we will take total on the debit side of trading account, plus 7,500 plus 17,500 plus 9,37,500 and plus 1,50,000. That becomes 13,90,000. और 13,90,000 में से 11,10,000 जब यहाँ माइनस होगा तो बैलेंसिंग फिगर बचेगा क्लोजिंग स्टॉक, दैट कम्स टू 2,80,000। मतलब जिस दिन हमारे यहाँ फायर लगी थी 1 जुलाई 2018 को, उस दिन हमारे पास कितने का स्टॉक अवेलेबल था? सो दैट इज 2,80,000 रुपीज का स्टॉक हमारे पास अवेलेबल था। तो मैं आता हूं हमारे स्टेटमेंट में और ग्रॉस लॉस ऑफ स्टॉक का अमाउंट लिखता हूं 2,80,000, आउट ऑफ विच 20,000 के गुड्स हमने सैल्वेज कर लिए। मतलब नेट लॉस कितना बचा दोस्तों? 2,60,000 इज माई अमाउंट ऑफ नेट लॉस। मैं आता हूं और ब्रैकेट में रेफरेंस दे देता हूं, वर्किंग नोट नंबर 1। क्लियर? चलिए आगे। ओके, फैंटास्टिक। सो अब ये वर्किंग नोट नंबर 1 होने के बाद हमें कैलकुलेट करना है वैल्यूज ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, बिल्डिंग और इक्विपमेंट की हमें निकालनी है बुक वैल्यूज। मतलब जिस दिन भी फायर लगी थी, वी हैव टू फाइंड आउट द बुक वैल्यूज ऑफ बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट एज ऑन द डेट ऑफ फायर। ओके, हाउ वी विल फाइंड आउट दैट? सो कम टू योर रजिस्टर्स ओनली, राइट डाउन वर्किंग नोट नंबर 2। Book values of asset as on the date of fire. So what do you mean by book value? Book value का मतलब होता है WDV, WDV का मतलब होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे आपको बिल्डिंग की कॉस्ट प्राइस दी है 3,75,000। ओके, अब 3,75,000 में से मुझे माइनस करना है टोटल डेप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ फायर। समझना, तो ये टोटल डेप्रिसिएशन में से अगर आप देखोगे तो आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, बट ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस डेट तक का है? दिस इज टिल 31 दिसंबर 2017। तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट बनाता हूं और ब्रैकेट में इस फिगर को लिखता हूं 1,25,000। Now this is depreciation till 31st December 2017, लेकिन date of fire is 1st July 2018। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई and June, 6 months का depreciation you have to provide, and 6 months depreciation on building at the rate of 5%, correct? So take on your calculators, straight line method है तो original cost 3,75,000 into 5%, पूरे साल भर का depreciation होता है इतना 18,750, I divided by 2 and it becomes 9,375. So I come here and add 9,375. So ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ना दोस्तों, ये है टोटल डेप्रिसिएशन। समझ में आया? तो 3,75,000 में से मैं ये टोटल डेप्रिसिएशन करता हूं माइनस, तो मुझे मिलेगी आज की वैल्यू एसेट की, जिस दिन फायर लगी उस दिन की वैल्यू, वो है 2,36,625, करेक्ट? सो 2,36,625 एसेट की, बिल्डिंग की आज की वैल्यू है। सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे यहां
बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स एज ऑन द डेट ऑफ फायर, जिस दिन फायर हुई उस दिन इक्विपमेंट की बुक वैल्यू क्या थी। सबसे पहले हम लेते हैं कॉस्ट प्राइस 75,000, ओके, फ्रॉम विच आई डिडक्ट into bracket accumulated depreciation till 31st December 22,500, and now we will calculate depreciation for 6 months. 75,000 into 15% for full year depreciation is 11250 divided by 2, that becomes 5625. so ये 6 months का depreciation होता है 5625, और again दोस्तों ये जो bracket में मैंने लिखा है ना, that will give us the total figure of depreciation. so हमें book value मिलेगी 44375, करेक्ट, लिखिए आपके पास. so building 2,36,625 and equipments 44,375. ये थी उन एसेट्स की बुक वैल्यू. मतलब दोस्तों एसेट्स के केस में हमें इंडिविजुअली कंसिडर करना है, इट्स नॉट लाइक दी स्टॉक. यहां पे आपको निकालना है कि जिस दिन फायर लगी उस दिन एसेट की बुक वैल्यू क्या थी, और बुक वैल्यू का मतलब होता है WDV. WDV का मतलब होता है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. बहुत दिनों बाद वापस हम ऐसे आमने सामने मिल रहे हैं, तो थोड़ी क्लास वाली फीलिंग आनी चाहिए आपको भी, है ना. तो स्टॉप यॉर्निंग. 7 बजे का लेक्चर मुझे अभी भी याद है. हमारे सर आनंद रामपुरिया तो टाइम पे पहुंचते ही नहीं थे कभी. क्लास 7 मीन्स वॉज देवर 7 फॉर हिम. कार्तिक की सुबह होती थी तो 7 बजे आता था, नहीं तो 7 बजे आता नहीं था. शिवोम का बहुत कंडीशनल होता था, अगर कार्तिक आता था तो शिवोम आता था, नहीं तो नहीं आता था. और खराड़ी में रह के दूर रह के भी हमारे सर सिद्धार्थ टाइम पे आ जाते थे. और जहां तक बात है हमारे सर दीपक की, तो शादीशुदा इंसान है तो उनके पास तो चॉइस नहीं है, टाइम पे आना बनता ही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली टाइम पे ही आना है उन्हें. बहुत मिस करते हैं यार क्लास को, बहुत ज्यादा मिस करता हूं मैं क्लास को. चलो आगे बढ़ते हैं. सो अब मैं आता हूं ये स्टेटमेंट में वापस, और सबसे पहले मैं यहाँ के रेफरेंस देता हूं वर्किंग नोट नंबर 2. वर्किंग नोट नंबर 2, ग्रॉस लॉस का अमाउंट 2,36,625 माइनस 4,000, 2,32,625. इक्विपमेंट्स 44375 minus 2000, no not 4, I did something, मैंने नेट का अमाउंट यहाँ लिख दिया. यहाँ पे 44375 कैलकुलेशंस करके लाया हूँ आपके लिए ताकि काम आसान हो जाए. 46875, और यहाँ पे भी मैंने 2,40,625 minus 4,000, 2,36,625. ओके, $46875, 2,500 है. ओके, सब ये बिल्कुल ठीक है. और अब मैं लेता हूं इन सबके वर्टिकल टोटल्स. सो वर्टिकल टोटल्स में 240,625 प्लस 46875 plus 2,80,000, that becomes 567,500. This is the figure of gross loss. 26,500 is the amount of net loss. तो उसको मैं करता हूँ माइनस, और फिर आता है 5,41,000. क्रॉस वेरीफाई करेंगे, पहले लिख लेते हैं. 5,41,000 है तो मैं माइनस करके देखता हूँ. 2,60,000 minus 44375, and yes, it is 236,625. that is the amount of net loss. सो सारे फिगर्स हो रहे हैं टैली. बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है. लॉस ऑफ एसेट कुछ नहीं करना है दोस्तों. हमें जिस दिन डेट ऑफ फायर, वट एवर इज द डेट ऑफ फायर, जिस दिन आग लगी है उस दिन की एसेट की बुक वैल्यू को कैलकुलेट करना है. अगर एसेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई है तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहा एसेट इज नॉट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, 50% ऑफ द एसेट इज डिस्ट्रॉयड, तो आपको फिर बुक वैल्यू का 50% लेना पड़ेगा उस केस में. बट मुझे लगता नहीं है, चांसेस ऐसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड
कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के आने के। लॉस ऑफ एसेट पे एज सच कोई क्वेश्चन नहीं था मॉड्यूल में, सो दिस इज अ क्वेश्चन पिक्ड अप फ्रॉम आरटीपी, वेरी गुड क्वेश्चन, और आप यहाँ देख सकते हो कि उसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। एक बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, कभी भी ये चीज समझना, क्योंकि अभी लॉस ऑफ प्रॉफिट में मैं आपको ये चीज समझाने वाला हूं, कभी भी कोई भी जो एक बड़ा क्वेश्चन होता है वो एक्चुअली एक बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है, वो बहुत सारे छोटे 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 क्वेश्चंस होते हैं। सो यू नीड टू ब्रेक डाउन वन बिग क्वेश्चन इनटू मल्टीपल स्मॉल क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू गेट द सॉल्यूशन। आई मीन when you try and attempt that question as an aggregate, as a whole, you may end up with nowhere. But if you break down that questions into multiple questions, first find out A, if you get A, it will open doors for B first, then find out B, if you get answer B, it will automatically crack the puzzle for C. So ये अप्रोच आपको यहाँ फॉलो करना है। बिल्डिंग और इक्विपमेंट मेरे लिए नए थे, मैंने उसको लास्ट में लिया, सबसे पहले स्टॉक को लिया। ऐसा कोई रूल थोड़ी है कि स्टॉक को पहले लेना, नहीं ले सकते आप, तो वो लिया है और फिर उस तरीके से आसानी से कैलकुलेशंस किए हैं। करेक्ट। सो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कम टू योर registers and write down the page number of your register in your textbook over here as a cross referencing. So दोस्तों, जब अब हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस टॉपिक के, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। और ये पार्ट को समझने के लिए बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होने की जरूरत है आपको यहां। सो आप रहिए मेरे साथ, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगला 1 घंटा जो होगा, नेक्स्ट 1.5 आवर, जब तक ये 2 क्वेश्चंस आज हम देखने वाले हैं यहां पे लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के, ये 2 क्वेश्चंस अगर आपने पूरी तरफ फोकस होकर समझ लिया तो आज बेसिक्स लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का यहां खत्म हो जाएगा। एक होमवर्क क्वेश्चन आपको मैं दूंगा and you will be in position to solve that homework question. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे ही आप ये वीडियो देख ले, इमीडिएटली आप होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व करें। और अगर आप YouTube पे मुझे देख रहे हैं, इफ यू आर नॉट अ ZPA स्टूडेंट, सो प्लीज YouTube के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ऑफ दिस लेक्चर। एंड इफ यू आर ZPA स्टूडेंट, certainly you should comment in the comment box. Apart from that, you can also message me on WhatsApp and let me know how was your homework question and its solution. So आइए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट और समझते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। एक ऐसी चीज जो हमारी आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे है, मोह माया से परे है। देखते हैं, समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब मैं ये क्वेश्चन को, ये इस कंसेप्ट को, इस सेगमेंट को समझाने के लिए यहां लेता हूं बिल्कुल एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल। दोस्तों ये बात है 2009-10 की, हाँ 2009-10 की ये बात है। 2009-10 में मैं तो सीए कर ही रहा था, पुणे में ही था। और पुणे में एक एरिया है, सबको पता होगा, पुणे से जो लोग हैं उनको पता है, बट क्योंकि ये वीडियो YouTube पे भी है, मासिव पब्लिक तक जा रहा है, सबको नहीं पता। सो देयर इज अ वेरी पॉश एरिया इन पुणे नोन एज केपी। केपी मींस कोरेगांव पार्क। And KP, that area is very famous because of foreigners, because there is an Osho ashram over there. A lot of foreigners are coming, they are staying in that area. So it's a very uplifted area. A lot of clubs and night clubs and everything over there. So in 2009-10 in KP there is a very famous eatery known as German Bakery. Very famous eatery. So it's moreover famous amongst the foreigners, but yes, equally famous amongst the Punekars. So बहुत हमेशा crowded होता है, rushed होता है, बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है वहाँ पे। So 2009-10 मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, और वहाँ पे हुआ ये कि एक दिन ऑल ऑफ द सडन न्यूज आई कि there is a bomb blast in German bakery. करेक्ट। ये जो जर्मन बेकरी थी, ये कोरेगांव पार्क के नॉर्थ मेन रोड के जस्ट साइड में ग्राउंड फ्लोर पे लोकेटेड एक शॉप थी। अच्छे से समझना, जैसा मैंने कहा कॉर्नर शॉप थी, बहुत अच्छी लोकेशन की शॉप थी, ग्राउंड फ्लोर की शॉप थी, और एक ऐसी जगह थी जहां फॉरेनर्स का कॉन्स्टेंटली आना जाना लगा होता है। और वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। किसने किया, क्या किया, ये सब गूगल पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है, ये सब बाकी की स्टोरी है। अब यहाँ पे इससे इस चैप्टर का क्या लेना देना, समझना। बॉम्ब ब्लास्ट जब हुआ तो जर्मन बेकरी वाले का क्या क्या नुकसान हुआ होगा। तो सबसे पहले नुकसान हुआ होगा एसेट्स का। करेक्ट। मैं एसेट्स में से यहाँ पे एसेट्स अदर देन स्टॉक की बात कर रहा हूं, तो जो फर्नीचर बना था, इंटीरियर डेकोरेशन किया था, है ना, ये सारी चीजों का लॉस हुआ होगा। देयर वुड हैव बीन लॉस ऑफ स्टॉक।
तो एसेट के लॉस का कैलकुलेशन कैसे देखते हैं, अभी हमने देखा है इंश्योरेंस क्लेम फ्रॉम लॉस ऑफ एसेट, इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, ये भी हमने देख लिया है, खत्म कर दिया है। सर्टेनली लाइफ का लॉस हुआ ही होगा, बहुत लोगों की जान गई उसमें, बहुत लोग घायल हुए, बट वो तो अभी हम यहाँ नहीं देख सकते, दैट्स नॉट द कप ऑफ टी राइट नाउ इन दिस टॉपिक, वो हमने यहाँ नहीं देखना है। अब इसके अलावा और क्या, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, क्योंकि ये टेररिस्ट अटैक, इट वाज अनाउंस्ड एज अ टेररिस्ट अटैक, तो ये केस जो था ये लोकल पुलिस से ट्रांसफर कर दिया गया, पुणे पुलिस से ये केस ले लिया गया, एंड दिस केस वाज ट्रांसफर्ड टू द NIA, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है, उसको ये केस ट्रांसफर कर दिया कि आप इन्वेस्टिगेट करो कि कौन से टेररिस्ट ग्रुप इसके पीछे इन्वॉल्व है, एंड सो ऑन ऑल द थिंग्स। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे अभी भी याद है, उसके बाद कई सालों तक, ध्यान से सुनना, वो जहां पे भी वो जर्मन बेकरी का ग्राउंड फ्लोर पे वो शॉप लोकेटेड था और जहां पे ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो कई दिनों तक नहीं, कई महीनों तक नहीं, कई सालों तक, ध्यान से सुनना, कई सालों तक वो जो जर्मन बेकरी का बॉम्ब ब्लास्ट साइट था ना, उसको NIA ने सील करके रखा था, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में एविडेंसेस छुपे होते हैं वहां पे। इट वॉज अ टेररिस्ट अटैक माय डियर फ्रेंड्स, इन्वेस्टिगेशन वॉज गोइंग ऑन, एंड यू नेवर नो दैट इन्वेस्टिगेशन में टेक डेज, इट में टेक मंथ्स, और इट में टेक इवन ईयर्स। इन दिस केस इट वॉज ईयर्स, लेट मी टेल यू। अब अगर हम लोग हैं ओनर उस जर्मन बेकरी के, मेरी बात ध्यान से सुना, हमारे यहाँ जो स्टाफ था या हम थे, जान गई, ठीक है, वो अलग चीज है, लॉस ऑफ लाइफ मतलब वो लाइफ इंश्योरेंस में कवर होगा, और हमने इस चैप्टर के पहले लेक्चर में देखा है लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अश्योरेंस, है ना, तो वो अभी हमें यहाँ नहीं देखना है। जो फर्नीचर या जो भी फिक्स एसेट इक्विपमेंट्स का लॉस हुआ है उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, हमने क्वेश्चन 23 में देखा है। जो स्टॉक मेरे पास था उसका कैलकुलेशन कैसे करना है, ये तो पहले 16 क्वेश्चंस प्लस 23 में अभी हमने देखा है। सवाल यहाँ पे ये उठ रहा है कि अब चलो ठीक है, जो होना था सो हो गया, जो होना था हो गया, अब ये इंसिडेंट्स होके कुछ दिन हो गए, कुछ महीने हो गए, मैं अब वापस वो मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ चुका हूं, मैं मेरे नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में हूं, मैं जाता हूं और मैं चाहता हूं और मैं जाके मेरी ये दुकान जो है इसको चालू करना चाहता हूं, लेकिन मैं चालू नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि मेरी इस शॉप को बॉम्ब ब्लास्ट साइट होने की वजह से NIA ने सील करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे एविडेंसेस छुपे हैं, तो मैं इस दुकान में, जो कि मेरी दुकान है, मैं यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता। दोस्तों, जितने टाइम तक मेरा बिजनेस डिस्टर्ब्ड रह रहा है ना, डिसलोकेट रह रहा है, डिसरप्ट रह रहा है, अलग अलग वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूं, उतने समय तक डोंट यू थिंक सो आई एम लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न सम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? क्योंकि मैं बिजनेस ही नहीं कर रहा हूं तो मेरा कोई सेल्स नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा कोई सेल्स नहीं हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्टिंग के लैंग्वेज में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है दोस्तों, और क्योंकि मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, आपको नहीं लगता है देयर इज अ लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अर्न दी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? मतलब ये तीन लॉसेस जो आपके सामने ना, ये तो वो लॉसेस है जो एक्चुअल हुए हैं, जो एक्सप्लिसिट है, जो दिख रहे हैं, एविडेंट है, लेकिन इन सब के अलावा एक ऐसा लॉस है जो हो रहा है हर रोज, हर एक दिन के साथ हो रहा है, लेकिन वो लॉस दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो लॉस इम्प्लिसिट है, आउट ऑफ द पॉकेट नहीं है। कुछ पॉकेट में नहीं आता है उसका भी मतलब लॉस ही होता है, समझना। तो क्योंकि मेरे यहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इसके वजह से मैं मेरा बिजनेस नहीं कर पा रहा हूं नॉर्मली। अगर मैं मेरा बिजनेस नॉर्मली करता था तो मेरा सेल होता था, सेल होता था तो कंट्रीब्यूशन अर्न होता था, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होता था तो मेरा प्रॉफिट होता था। अगेन ये मैंने सब मार्जिनल कॉस्टिंग के पर्सपेक्टिव में कहा, तो जिसने मार्जिनल कॉस्टिंग किया है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग का, मैंने सारे वीडियो लेक्चर्स दिए हैं दोस्तों, समझना, ऑल दी ZPA स्टूडेंट्स, सारे लेक्चर्स दिए गए आपको। सो जिसने मार्जिनल कॉस्टिंग किया उसको ये समझ में, अगर नहीं समझ में आ रहा ये छोड़ो, सिंपल चीज है, सेल होता था तो प्रॉफिट है, नहीं तो किस चीज का प्रॉफिट है भाई? तब सवाल है कि मैं करूं तो करूं क्या? तो मैं ये जो अपॉर्चुनिटी लॉस हो सकता है ना, मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट इज अ प्रोबेबल लॉस विच मे अराइज ड्यू टू डिसरप्शन, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन योर बिजनेस, ड्यू टू फायर, फ्लड, अर्थक्वेक और एनी टेररिस्ट अटैक। तो वो उस चीज की मैं यहां पॉलिसी ले रहा हूं।
जब तक मेरा बिजनेस नॉर्मल नहीं हो जाता। और फिर मैं बिजनेस को नॉर्मल करूं कैसे, कैसे किया जाए मैं मेरे बिजनेस को नॉर्मल। तो अब मैं फिर से जर्मन बेकरी वाले का एग्जांपल लेता हूं। तो ये बंदे ने क्या किया, क्योंकि वो ये शॉप को वापस ओपन नहीं कर सकता बिकॉज द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, सो ही हैज टेकन एडिशनल शॉप अबाउ दैट शॉप। ठीक है, उधर फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर उसी शॉप के जहां बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ना, उसी शॉप के ऊपर एक दूसरी शॉप या तो रेंट पे ली या खुद खरीदी। लेट्स टेक एग्जांपल, उसने ये शॉप रेंट पे ली। ठीक है, और उसने कहा कि चलो बहुत टाइम हो गया, नीचे की शॉप चालू नहीं कर सकते। लोकेशनल एडवांटेजेस होते हैं यार। काफी बार मेरे कस्टमर मेरी दुकान में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मेरी दुकान की लोकेशन बहुत अच्छी है, कस्टमर का फुटफॉल ऑलरेडी हो चुका है उस जगह पे। अब जरूरी नहीं है कि मैं, चलो ब्रांड मैंने बनाया जर्मन बेकरी, लेकिन अगर मैं मेरी शॉप की लोकेशन को ऑल टुगेदर शिफ्ट कर देता हूं ना, हो सकता है कि मेरी शॉप ही ना चले, कस्टमर ही ना आए। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे इसी शॉप के ऊपर की जो शॉप है उसको मैंने ले लिया रेंट पे। समझना, रेंट मतलब एडिशनल एक्सपेंडिचर किया मैंने, है ना, अच्छे से समझना, सारे टर्म्स में आपको यहां देखने वाला हूं। तो रेंट पे मैंने ये शॉप ली और इस शॉप में मैंने किया कुछ डिसेंट अमाउंट का फर्नीचर, कुछ फर्नीचर्स बनाया। मतलब रेंट के अलावा मुझे यहाँ पे फर्नीचर भी बनाना पड़ा। बहुत हाई फंडू नहीं बनाया बट थोड़ा बहुत फर्नीचर बना पड़ा। और फिर ये फर्नीचर बना के मैंने मेरे बिजनेस की कर दी शुरुआत। सो जिस दिन मैंने मेरे बिजनेस की शुरुआत कर दी ना, वो हो गया मेरा डेट ऑफ रिजम्पशन। समझ में आया? तो दो डेट्स के बारे में दोस्तों यहां बात हुई है। सबसे पहले कौन सी डेट है, डेट ऑफ डिसरप्शन। डेट ऑफ डिसरप्शन मतलब डेट ऑफ डिस्टर्बेंस। जिस दिन आग लगी वही डेट ऑफ डिस्टर्बेंस है। जिस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उस दिन से डिस्टर्बेंस शुरू हो गया, कुछ बचा ही नहीं उस दिन के बाद। और जब चीजें नॉर्मल हुई ना, उसको कहते हैं डेट ऑफ रिजम्पशन। करेक्ट। और चीजें नॉर्मल कब हुई, जब मैंने वो दुकान के ऊपर वाली दुकान को किराए पे लेके वहां कुछ फर्नीचर बना के मेरा बिजनेस को वापस शुरू किया। सो दिस इज फर्स्ट डेट इज डेट ऑफ डिसरप्शन, डिस्टर्बेंस। द सेकंड डेट इज डेट ऑफ रिजम्पशन, जिस दिन मैं बिजनेस शुरुआत कर रहा हूं। और ये जो पीरियड होता है ना इन दोनों डेट्स के बीच का, ये जो पीरियड होता है, इस पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। क्या कहा जाता है दोस्तों? पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। डेट ऑफ डिसरप्शन दैट इज द डेट ऑफ फायर। डेट ऑफ फायर के बाद जितने भी दिन, महीने, साल लग जाते हैं मुझे मेरे बिजनेस को वापस नॉर्मल करने में, उसको कहते हैं डेट ऑफ रिजम्पशन। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। ये पीरियड ऑफ इंडेमनिटी के लिए ली जाती है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, कि मैं कितने महीनों के प्रॉफिट के पॉलिसी लेना चाहता हूं। मैं 3 महीनों की प्रॉफिट की पॉलिसी लेना चाहता हूं, 4 महीनों की प्रॉफिट की पॉलिसी लेना चाहता हूं, एंड सो ऑन। दैट इज नोन एज द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। अंडरस्टैंड? ये जो मैंने यहां ऊपर लिखा है ना, रेंट, फर्नीचर, हो सकता है मुझे कुछ नया स्टाफ अपॉइंट करना पड़ा हो तो उसकी सैलरी, ये सब क्या है? ये सब है मेरा एडिशनल एक्सपेंडिचर। मतलब अगर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता था तो क्या ये एडिशनल एक्सपेंस करना पड़ता था? आंसर है नहीं। क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ना, बिकॉज देयर वाज अ बॉम्ब ब्लास्ट, आई हैव टू डू सम एडिशनल एक्सपेंडिचर। ये ऊपर वाला एडिशनल एक्सपेंडिचर है। सो वो एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट भी हम यहां देखेंगे। माना नीचे की दुकान में मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वो दुकान तो मेरी है। अगर वो दुकान मेरी है, मैं ओनर हूं उस दुकान का, उस शॉप का, तो वो जो शॉप है उसके कुछ फिक्स्ड एक्सपेंडिचर हो रहे होंगे, कुछ फिक्स्ड चार्जेस हो रहे होंगे, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट इंकर हो रही होगी। उसको फिक्स्ड को एक दूसरे वर्ड से भी हम यहां देखेंगे, समझेंगे, एंड दैट इज नोन एज स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग का मतलब है दोज चार्जेस विच रिमेन स्टैंड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ ऑपरेशन, जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, याद है ना हमने कॉस्टिंग पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ा है, वहां क्या पढ़ा है, जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहते हैं दोस्तों फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जिसका लेवल ऑफ ऑपरेशन से, कितना प्रोडक्शन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिंपल चीज है, वो कॉस्ट है
थी, हमेशा रहेगी, चाहे आप बिजनेस करो या ना करो। नीचे की दुकान में कुछ चीजें फिक्स कॉस्ट है तो है, डेप्रीसिएशन फिक्स कॉस्ट है। नीचे की दुकान अगर मैंने बैंक से लोन लेके खरीदी है तो बैंक का इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट है। इलेक्ट्रिसिटी का जो मंथली फिक्स बिल आता है वो आएगा ही आएगा, चाहे कंजम्पशन हो या ना हो। ये चीज समझ लेना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे कुछ टर्म्स मैंने अभी आपको देखे हैं, समझाए हैं, ये सारे टर्म्स को हमें देखना है, समझना है। ये इंसान बहुत दुखी है यार, इसकी दुकान पूरी तरह तबाह हो गई है। अब ये इंसान जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास और अपनी जो भी उसके खर्चे लगे हैं, खर्चे क्या क्या लग सकते हैं। अरे जिस दिन बॉम्ब ब्लास्ट हुआ इमीडिएटली फायर ब्रिगेड वाले को फोन किया होगा, भाई आओ जल्दी फायर बुझाओ। एक्सपेंडिचर टू पुट ऑफ द फायर, फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस हमने लॉस ऑफ स्टॉक में भी देखा है, तो फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस का भी क्लेम मिलता है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक लेक्चर में आपसे कहा था, बात की थी कि जो ऑटोमोबाइल का इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस होता है, अगर आपकी कार का एक्सीडेंट होता है तो जिस जगह पे कार का एक्सीडेंट हुआ है ना, वहां से कार को गैराज तक टो करने के लिए जो टोइंग वैन यूज की जाती है दोस्तों, इवन वो टोइंग वैन को जो चार्जेस पे करते हो वो भी इंश्योरेंस में कवर होते हैं। तो फायर फाइटिंग एक्सपेंस तो कवर होना ही होना है। तो जैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसने फायर फाइटिंग वालों को बुलाया, फायर फाइटिंग के जो एक्सपेंसेस थे वो उसका क्लेम करेगा। ये क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि फायर लगी है ऊपर के फ्लोर पे, जब उसने नई दुकान चालू की है, आपको नहीं लग रहा है सब्सटेंशियली एक्सपेंस हुआ है उसका वहां पे, वो उसका भी क्लेम करने की कोशिश करेगा। एडिशनल एक्सपेंडिचर कहते हैं उसको। क्यों एडिशनल एक्सपेंस? क्योंकि अगर वो एक्सपेंस नहीं करता था तो बिजनेस रिज्यूम ही नहीं होता था, क्योंकि उसने वो एक्सपेंस किया तो बिजनेस रिज्यूम हुआ है दोस्तों। तो ये सारी चीजों को, ये सारे एडजस्टमेंट्स को हमें यहाँ पे इस एक बास्केट में पुट अप करना है और इस क्वेश्चन को शुरू करना है। देखते हैं, समझते हैं। मैं सिर्फ आपसे परमिशन चाहूंगा दो क्वेश्चन की, दो क्वेश्चंस आप परमिशन मुझे दीजिए कि आप पूरी तरह मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे, कहीं और कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ और विजुअलाइज नहीं करेंगे। काफी सारे डाउट्स आपके हो सकते थे, लेकिन मैं इस वीडियो लेक्चर में पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कोई डाउट्स नहीं हो और सारी कंसेप्ट्स को मैं क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बस मेरे साथ बने रहिए, मुझे पूरा आपका अटेंशन चाहिए, पूरा आपका फोकस चाहिए। कुछ मेमोराइज नहीं करना है, कुछ याद नहीं करना है, अभी इसके बारे में कोई परसेप्शन बनाना नहीं है। मैंने आपसे 10 बार कहा है, 50 बार कहा है, किसी एक क्वेश्चन में इतनी ताकत नहीं है कि आपको वो जजमेंटल बना सके पूरे सब्जेक्ट के लिए, पूरे सिलेबस के लिए, पूरे कोर्स के लिए। ये चीज समझ लेना, हर दिन सेम नहीं होता है, हर दिन मुश्किल नहीं होता है, हर दिन आसान नहीं होता है। ये एक नया दिन है, नया कंसेप्ट है, देखेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे कंसेप्ट को देख के हम आते हैं सीधा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के पहले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1717। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन 17 9.12। A fire occurred on 1st February 2019। मतलब ये 1st February 2019 दोस्तों क्या होगी? This is the date of fire. Can I say this is also my date of disruption or date of disturbance in the premises of Pioneer Limited, a retail store and business was partially disorganized up to 30th June 2019। वेरी इंपॉर्टेंट, जिस दिन आग लगी 1st February 2019 से लेके 30th June 2019 तक हमारा बिजनेस जो था वो पार्शियली डिसऑर्गेनाइज हो चुका था। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कैन आई से 5 months is my actual indemnity period. The company was insured under a loss of profits for rupees 1,25,000 with a 6 months indemnity period। अब यहां पे आपको दिया है क्या? यहां पे आपको दिया है कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कि कंपनी ने 6 मंथ्स की पॉलिसी ले रखी है, जबकि एक्चुअल हमारी इंडेमनिटी पीरियड है 5 मंथ्स। इसके अलावा कंपनी ने जो पॉलिसी ले रखी है दैट इज फॉर 1,25,000, दैट इज नोन एज द अमाउंट ऑफ पॉलिसी। सर, आमच्या वैष्णवीताई ढोरे याच्यावर विचारतील, सर जैसे लॉस ऑफ स्टॉक में आपने बताया था कि अंडर इंश्योरेंस, ओवर इंश्योरेंस, फुल इंश्योरेंस हो सकता है, वैसे ही क्या यहां पे भी अंडर, ओवर और फुल हो सकता है? और जवाब है हाँ, एब्सोल्युटली यस।
तो सर जैसे लॉस ऑफ स्टॉक के अंदर वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर आपने कहा था, और वहां वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे किस चीज की वैल्यू ली जाती है और किससे कंपेयर करते हैं हम उसको? अमाउंट ऑफ पॉलिसी से। तो मैंने आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि दोस्तों, मित्रों, भाइयों और भाइयों की बहनों, मैंने आप सबसे कहा है कि प्लीज मुझे 2 क्वेश्चन का समय दो यार, प्लीज 2 क्वेश्चन का पेशेंस, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सिर्फ फोकस करो। From the following information, compute the amount of claim under the loss of profit policy. ठीक है, एक्चुअल टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी टू 30 जून 2019। मतलब अब हम ये जो पीरियड है ना 1 फरवरी 2019 टू 30 जून 2019, इस पीरियड को हम कहेंगे इंडेमनिटी पीरियड, है ना, ताकि बार बार इतनी बड़ी डेट ना पढ़ना पड़े। दिस इज नोन एज इंडेमनिटी पीरियड। सो जिस समय ये जो मेरा बिजनेस डिस्टर्ब था ना, उस समय का एक्चुअल सेल मुझे दिया गया है, टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी टू 30 जून 2018। ईयर्स इंपॉर्टेंट है, आग लगी है 2019 में, और मुझे इन्हीं डेट्स का पिछले साल का 2018 का टर्नओवर दिया है, क्यों पता नहीं। टर्नओवर फ्रॉम 1 फरवरी 2018 टू 31 जनवरी 2019। 1 फरवरी 2018 पिछले साल से 31 जनवरी 2019 जिस दिन आग लगी उसके एक दिन पहले का टर्नओवर दिया है। नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर। अभी तक क्वेश्चन पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर, ये वर्ड का मतलब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, स्टैंडिंग चार्जेस। तो जैसा मैं बुक में लिख रहा हूं, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग भी इसी तरह बुक में लिख रहे हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब होता है फिक्स्ड चार्जेस, और जो भी हमारे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं ना, टोटल फिक्स्ड चार्जेस होते हैं, उसमें से वो चार्जेस जो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होते हैं उसको कहते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, एंड दोज चार्जेस विच आर नॉट कवर्ड इन द इंश्योरेंस पॉलिसी आर नोन एज अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर होता है? जैसे मैंने आपको कहा है कि कार का अगर एक्सीडेंट होता है तो कार को टो करने का जो एक्सपेंस होता है वो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड होता है, दैट इज इंश्योर्ड चार्जेस। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड नहीं होते हैं, दैट इज अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। टर्नओवर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमें दिया है, द कंपनी incurred additional expense of 6,700 which reduced in loss in turnover. Understand? वो जो मैं फर्स्ट फ्लोर पे दुकान खोलने की बात कर रहा था ना, वो है ये एडिशनल एक्सपेंडिचर कि कंपनी ने वापस बिजनेस को चालू करने के लिए 6,700 रुपीस का खर्चा किया है, विच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर। मतलब ये 6,700 खर्चा किया है ना कंपनी ने, उसके वजह से ही कहीं तो ये 80,000 रुपीस का सेल हुआ है। फिर से समझना, आग कब लगी? 1 फरवरी 2019 को। बिजनेस डिसलोकेटेड कब तक था? 30 जून 2019। तो ये जो पीरियड है ना 5 मंथ्स का, इस पीरियड में कंपनी ने कुछ तो खर्चा किया है, तब जाके ना 80,000 रुपीस का सेल हुआ है। मतलब ये लाइन का मतलब ये कि अगर वो 6,700 का एक्सपेंस नहीं करते थे तो ये 80,000 का भी सेल नहीं होता था। There was also a saving during indemnity period of ₹2450 in the insured standing charges as a result of fire। क्योंकि मेरी दुकान में आग लगी, मेरी दुकान अब बंद हो गई है, तो कुछ चार्जेस है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है जो मैंने सेव किए हैं। इट इज लाइक नथिंग बट सैल्वेज वैल्यू। देयर हैव बीन अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन ट्रेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 2 लाइंस है ना, इसको यहां पे आप बॉक्स बनाइए और यहां लिखिए ग्रोथ एडजस्टमेंट। देयर हैड बीन अ कंसिडरेबल डिक्रीज इन trade since the date of last annual accounts, and it has been agreed that the adjustment of 15% be made in respect of upward trend in turnover। इसका मतलब क्या है? हम इंश्योरेंस कंपनी से कह रहे हैं कि देखो भाई, मेरा जो बिजनेस था ना, इसमें अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा था 15% का। अगर ये आग नहीं लगती थी ना तो मेरा सेल 15% से ज्यादा होता था, मुझे ज्यादा का क्लेम मिलना चाहिए। सीधी बात है, अब जो होना था सो हो गया। अब हम
एक दुखी विक्टिम, हम पता हमेशा कोशिश क्या करेंगे कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्लेम मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा क्लेम लेने की। बस उसी चीज की यहां पे बात हो रही है कि 15% का ग्रोथ एडजस्टमेंट हमें यहां पे करना है, करेक्ट। तो ये है इस तरीके से पूरा क्वेश्चन, इसको देखना है, समझना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा तरीका मैंने फाइंड आउट किया है। वैसे मॉड्यूल के अंदर दोस्तों सबसे अलग चीज ये है कि ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन समझ में ही नहीं आते हैं। अलग अलग क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया, बच्चा क्लियर ही नहीं हो पाता भाई तुम कहना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, करेक्ट। तो हम यहाँ पे करेंगे ये कि मैंने इस क्वेश्चन को डिवाइड किया अलग अलग स्टेप्स में, और बहुत ही कॉमन सेंस बेसिस के स्टेप्स हैं, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, रिमेंबर रखने की कोई जरूरत नहीं है। एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस इट विल ऑटोमेटिकली बी रिमेंबर्ड, करेक्ट। तो आते हैं हम हमारे रजिस्टर में, इस क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन 17/AAA/9.12। मैं आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग भी मेरे साथ लिखते रहेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और लिखते हैं तो मल्टीपल फंक्शनिंग होती है एंड पैरेलली थिंग्स गोस टुगेदर, करेक्ट। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज ओपन योर रजिस्टर्स, राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 17/AAA/9.12। ओके साहब, नाउ अब मैं थोड़ी देर के लिए खुद को करता हूं यहां से वैनिश और आपके स्क्रीन पे सिर्फ डिस्प्ले करता हूं मेरा नोटपैड, ताकि आप पूरी तरह इस पे फोकस कर सकें और कहीं और हमारा ध्यान ना डिस्टर्ब हो, डाइवर्ट हो। दोस्तों एक चीज मैं फिर से क्लेरिफाई करना चाहता हूं इससे पहले कि मैं सॉल्यूशन से आगे बढ़ूं, आंसर्स बिल्कुल मैच होंगे, लेकिन मेरी मेथोडोलॉजी थोड़ी अलग है आईसीएम मॉड्यूल के सॉल्यूशन से। जो दो क्वेश्चंस दैट इज 17th और 18th जो अभी हम आज देखने वाले हैं, ये दोनों क्वेश्चंस मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं। पहले आप मेरी मेथोडोलॉजी को देखिएगा, समझिएगा, पैरेलली अपने बुक्स में लिखते रहिएगा। आज ये वीडियो लेक्चर के बाद आज का होमवर्क कीजिएगा और फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो मॉड्यूल के ये क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको मेरे जो सॉल्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इजी लगेंगे, मेरी जो मेथोडोलॉजीज है वो बहुत ज़्यादा आसान लगेगी, समझने में, लिखने में, हर तरीके से वो आसान रहेगी। लेकिन सिर्फ आपको फोकस करना होगा, तो मेरे साथ साथ लिखते चलिए, मेरे साथ साथ समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 17/AAA/9.12। As I've told you, I've divided this question into 9 steps. तो सबसे पहले हम लिखते हैं, दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, ये एग्जामिनेशन ओरिएंटेड से ज़्यादा मैं आपको समझाने के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूं। अलग अलग कलर्स यूज़ करूंगा, रिक्वेस्ट करता हूं आप भी यूज़ कीजिए। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल करेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन से चीज़ें थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। इंडेमनिटी पीरियड, ऑलवेज अंडरस्टैंड, इंडेमनिटी पीरियड इज ऑलवेज टेकन लोअर ऑफ ए एक्चुअल और बी अलाउबल, है ना। सो जरा देखते हैं क्वेश्चन में। एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड आपको दिया है 1 फरवरी 2019 से 30 जून 2019, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कितने मंथ्स हो गए। एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड इज 5 मंथ्स, जबकि अलाउबल क्वेश्चन में दिया है दैट इज हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स। तो ये 5 मंथ्स का इंडेमनिटी पीरियड, ये बार बार डेट हमें काम आने वाली है, तो इसको हम हमारे सामने ही लिखते हैं। 1 फरवरी 2019 से 30 जून 2019 इंडेमनिटी पीरियड है, ये एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड। अब एक एक करके समझेंगे दोस्तों। स्टेप नंबर 1 तो नॉर्मल था, अब स्टेप नंबर 2 में मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, ध्यान से समझना। आई विल डू कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। इसका मतलब क्या है, मतलब अगर ये फायर नहीं लगती थी, अगर ये एक नॉर्मल साल होता था तो मेरे सेल्स कितने होते थे, और क्योंकि ये फायर लग गई है तो मेरे सेल्स कितने हुए हैं, मतलब व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिड्यूस्ड सेल, शॉर्ट सेल्स कितना हुआ है, ये कैलकुलेशन मुझे यहाँ देखना है। तो दोस्तों मैं इसको क्या करूंगा फिर, मतलब फरवरी 2019 से जून 2019 के बीच के एक्चुअल सेल्स मुझे यहाँ पता है, पीरियड ऑफ इंडेमनिटी का दिख रहा है आपको 80,000, लेकिन मुझे ये देखना है कि इसी पीरियड में, मतलब 1 फरवरी से 30 जून पिछले साल, लास्ट ईयर, व्हाट वर माय टोटल सेल्स। तो अगर आप यहां देखोगे तो ये फिगर आपको यहां दिख रही है ₹2 लाख, मतलब पिछले साल
इसी महीनों में, इन्हीं महीनों में मेरा टोटल सेल 2 लाख का हुआ था, लेकिन इस साल इन्हीं महीनों में मेरा जो टोटल सेल है वो सिर्फ हुआ है 80,000, मतलब 2 लाख माइनस 80,000 होता है मेरा रिड्यूस्ड सेल 1,20,000। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन की लास्ट 2 लाइंस को कंसिडर करते हैं तो वो ग्रोथ एडजस्टमेंट के बारे में बात करिए, और वो कह रहा है आपसे कि अगर ये सब कुछ नॉर्मल होता था तो 15% का भी ग्रोथ होता था, तो हमें उस ग्रोथ को कंसिडर करना होगा। करेक्ट? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सेल? मैं फिर से कह रहा हूं, पहला जो क्वेश्चन हम अभी ये सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, हर मेथड पे लॉजिक लिखेंगे, मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो फिर से कह रहा हूं बहुत अच्छे से समझना है। हाउ वी विल डू कैलकुलेशन of short sale. So we will write sales from 1st February 2018 to 30th June 2018। पिछले साल इन्हीं महीनों में टोटल सेल कितना हुआ था? 2 लाख हुआ था, और ये फिगर मुझे क्वेश्चन में दी हुई है ना। अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है? ग्रोथ ऐड करना है। कितना है ग्रोथ? 15%। दोस्तों नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वहां हम ऐसे भी कैलकुलेशन देखेंगे जहां ये ग्रोथ कैलकुलेट करना पड़ता है, बट अभी के लिए यहां पे ये ग्रोथ का परसेंटेज भी हमें दिया हुआ है 15%। सो 2 लाख का 15% होगा दोस्तों 30,000। मतलब व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड सेल्स इन इंडेमनिटी पीरियड। तो पिछले साल के डेटा के बेसिस पे और ग्रोथ को ऐड करने के बाद आई वुड हैव एक्सपेक्टेड sales of 2,30,000 in my indemnity period, but from this I will subtract actual sales. in indemnity period। लेकिन अब इस indemnity period में मेरा actual sales सिर्फ और सिर्फ कितना हुआ है दोस्तों? 80,000 हुआ है। इसका मतलब क्या है? What is my figure of short sales? सो 1,50,000 रुपीज का शॉर्ट सेल हुआ है मेरा। प्लीज अंडरस्टैंड, सब कुछ पूरा के पूरा सेल्स मेरी इनकम नहीं होती है। करेक्ट? इन स्टेप नंबर 3 आई विल डू कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग रेशियो। जैसा मैंने कहा कि हमें यहाँ प्रॉफिट निकालना, और प्रॉफिट मतलब सेल्स का मतलब प्रॉफिट नहीं होता है, सेल्स का मतलब तो टर्नओवर होता है। लेकिन अगर उस टर्नओवर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं जीपी रेशियो से, या यहाँ पे अगर मैं कहता हूं तो अर्निंग रेशियो से, तो मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रॉफिट फोरगोन कितना है। सो मैं यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, सिमिलर टू जीपी रेशियो। अब क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर तो पूरा हुआ ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि करंट फाइनेंशियल ईयर का जीपी रेशियो दैट इज अर्निंग रेशियो कितना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा? आई विल डू कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग रेशियो। किस साल का? ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, है ना। जो आपने लॉस ऑफ स्टॉक में भी देखा है, हम जीपी रेशियो निकालते हैं लास्ट ईयर के डेटा को कंसिडर करके, वैसे ही हम यहाँ लास्ट ईयर के डेटा को कंसिडर करके निकालेंगे अर्निंग रेशियो। और अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है, अर्निंग रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट
प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अगेन ये रेशियो हम कब का निकाल रहे हैं? प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का। मतलब ये सारा डेटा हमें कब का चाहिए? वी नीड दिस डेटा ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों मुझे कोई जल्दबाजी नहीं और आपको भी कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अच्छे से देखना है, समझना है, साथ साथ में लिखते चलना है। करेक्ट। यूट्यूब में एक फंक्शन होता है where you can reduce the playback speed of the video what you are watching. करेक्ट। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा फास्ट है आपके ग्रास्पिंग राइटिंग स्पीड से, तो आप उसको थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। तो पिछले साल का डेटा अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। सो नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर दिया है 70,000 और इसको मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ नेट प्रॉफिट 70,000 plus insured standing charges. Now check the data given over here. Insured standing charges for the last financial year. I would like to again repeat, standing charges means fixed charges and insured standing charges means those fixed charges which are covered under the insurance policy. That is 56,000 divided by last year's turnover. चेक कीजिए, ये डेटा दिया है 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो 70,000 प्लस 56,000 का टोटल होता है 1,26,000 डिवाइडेड बाय 4,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 100. दैट कम्स टू 30%. सो अर्निंग रेशियो कितना हुआ? 30%. मतलब जो मेरा शॉर्ट सेल्स हुआ है ना 1,50,000 का, उसकी वजह से मेरा नुकसान कितना हुआ है? हाउ मच इज दी लॉस ऑफ प्रॉफिट? सो लॉस ऑफ प्रॉफिट इज 1,50,000 का शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 30%. एंड दैट इज एग्जैक्टली माई स्टेप नंबर 4. मतलब इन स्टेप नंबर 4 आई एम गोइंग टू डू कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस लॉस. ग्रॉस लॉस किस चीज का? ग्रॉस लॉस ऑफ प्रॉफिट. और कैसे निकालता हूं मैं ये ग्रॉस लॉस ऑफ प्रॉफिट? दैट इज इक्वल टू शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग रेशियो. सो शॉर्ट सेल इज रुपीज 1,50,000 multiplied by earning ratio is 30%, and so this comes as 45,000. सो फायर लगने के वजह से मेरा 1,50,000 का सेल्स कम हुआ, जिसपे 30% के हिसाब से अगर मैं प्रॉफिट अर्न करता था तो मेरा 45,000 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता था. जैसे दोस्तों यहाँ पे टर्नओवर में ग्रोथ का एडजस्टमेंट हमने देखा है 15% का, वैसे ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें इवन इन अर्निंग रेशियो ऑल्सो दे मे गिव सम ग्रोथ. दैट मीन्स दे मे गिव दैट if the business would have been normal in current year, the profit percentage would have increased by 2%. तो हम यहाँ पे लास्ट ईयर का निकालते थे 30% और उसमें 2% ऐड करते थे ग्रोथ, तो करंट ईयर का अर्निंग रेशियो होता था 32%. लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि जो प्रीवियस ईयर का अर्निंग रेशियो है वही करंट ईयर का अर्निंग रेशियो है. दैट मीन्स 30% लिख लेते हैं हम यहाँ पे 30%. इट इज अर्निंग रेशियो ऑफ previous year and current year, as no growth in earning ratio is given in question. मैं हमेशा क्लास में भी आपसे कहता हूं मल्टी डायगोनल स्टडीज के बारे में, और वही चीज मैं यहां पे आपको कहना चाह रहा हूं. दोस्तों मल्टी डायगोनल स्टडी करो, एक दो क्वेश्चन ही करो, पर ऐसे करो कि उसे हर डायगोनल से आप देख लेते हैं. करेक्ट. सो दोस्तों आग लगने की वजह से हमारा जो लॉस ऑफ प्रॉफिट हुआ उसके लिए हम स्टेप नंबर 4 में क्लेम कर रहे हैं. अब कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर का भी क्लेम करेंगे. जैसा मैंने आपसे कहा जिसका नुकसान हुआ है अब
वो क्या करेगा, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो इंश्योरेंस कंपनी से मैक्सिमम पॉसिबल ले सके पैसा, जितना मैक्सिमम पॉसिबल क्लेम होता है वो ले सके। तो यहां पे जो टोटल क्लेम वो बंदा करता है ना, वो टोटल क्लेम को हम कैलकुलेट करते हैं स्टेप नंबर 7 में। और स्टेप नंबर 7 के अंदर जो टोटल क्लेम होता है दैट इज एडिशन ऑफ 3 स्टेप, स्टेप नंबर 4, 5 and 6. Step number 4 is gross loss. Step number 5 is claim for expenditure to put off the fire. Claim for expenditure to put off the fire, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कुछ नहीं है, that is fire fighting एक्सपेंसेस। तो अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो लेंगे, नहीं दिया है तो नील लेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो हम उसको लेंगे नील। क्लेम फॉर एक्सपेंडिचर टू पुट ऑफ द फायर, वी विल टेक इट एज नील। करेक्ट। सो स्टेप नंबर 4 इज ग्रॉस लॉस, स्टेप नंबर 5 इज फायर फाइटिंग एक्सपेंस, और अब स्टेप नंबर 6 हमारा ये जो इंश्योर्ड है ना, ये जो विक्टिम है, ये इंश्योरेंस कंपनी से कह रहा है कि क्योंकि मेरे यहां फायर लगी इसके वजह से मुझे कुछ एडिशनल एक्सपेंस करना पड़ा है। विच एडिशनल एक्सपेंस? ये वाले एक्सपेंस की बात हो रही है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल एक्सपेंस। जर्मन बेकरी का एग्जांपल फॉलो कीजिएगा दोस्तों। उसको फर्स्ट फ्लोर पे दुकान खोलना है तो उसको कितनी सारी चीजें करनी पड़ी होगी, दुकान का डिपॉजिट, रेंट, उसके बाद में फर्नीचर, इंटीरियर, बेसिक कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब वो इंश्योरेंस कंपनी से कह रहा है कि मुझे इसका भी क्लेम चाहिए। सही बात है, जब आप क्लेम ले ही रहे हो तो सारी चीजों का क्लेम लो। तो स्टेप नंबर 6 में होता है क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड एडिशनल एक्सपेंडिचर? इसको हम लोग अभी यहां अच्छे से समझेंगे। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर, एडिशनल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एडिशनल एक्सपेंस incurred to restore your business. Additional expense incurred to restore your business, that is to generate some turnover during indemnity पीरियड। तो जो मेरा इंडेमनिटी पीरियड है ना, उस इंडेमनिटी पीरियड में कुछ टर्नओवर जनरेट होना चाहिए। अगर मैं ये एडिशनल एक्सपेंस नहीं करता हूं तब तो कुछ भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो क्या दिया है, द कंपनी इंकर्ड एन एडिशनल एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 6,700 विच रिड्यूस द लॉस ऑफ टर्नओवर, मतलब वो 80,000। मतलब अगर ये 6,700 खर्चा नहीं होता था तो वो 80,000 का भी टर्नओवर नहीं होता था। तो सही बात है, और वो अगर 80,000 का टर्नओवर नहीं होता था ना दोस्तों, तो देखो शॉर्ट सेल ज्यादा होता था, मतलब वैसे भी क्लेम का अमाउंट ज्यादा होता था। तो हम इंश्योरेंस कंपनी को कह रहे हैं कि प्लीज आप समझिए, ये एडिशनल एक्सपेंडिचर हमने आप लोगों के लिए और हमारे दोनों की भलाई के लिए किया है। ये एडिशनल एक्सपेंडिचर क्यों किया है? ताकि हम हमारे बिजनेस को रिस्टोर कर सके। रिस्टोर कर सके मतलब जो भी हो सकता है, माना पूरा नहीं पर जितना हो सकता है उतना टर्नओवर हम जनरेट कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है ठीक है, हम आपको ये क्लेम देने को तैयार है। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर इज अलाउबल बट इट will be again this claim you will get lower of 3 things. now पहले समझना, उसके बाद में लिखना है। पॉइंट नंबर 6 सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस will be lower of the 3 amounts. करेक्ट। देखेंगे क्या है वो 3 अमाउंट, मैं आपको यहां समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस इंकर्ड। बेटा एक्चुअल खर्चा किया कितना है तूने, पहले वो बता। तो वो आंसर है 6,700। ठीक है,
तो 3 अमाउंट्स हम कैलकुलेट करेंगे और तीनों में से जो कम होगा उसका हम क्लेम एडमिट करेंगे। तो पहला अमाउंट है एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ठीक है। दूसरा अमाउंट क्या है, अंडरस्टैंड। चलो आपने कहा कि टर्नओवर हमने किया, क्यों किया ये, ताकि आप अपनी सेविंग्स कर सके, टर्नओवर जनरेट कर सके इंडेमनिटी पीरियड में, ठीक है। व्हाट इज नंबर बी? नंबर बी इज अर्निंग रेशियो मल्टीप्लाइड बाय, समझिएगा, अर्निंग रेशियो मल्टीप्लाइड बाय, थोड़ा बड़ा ब्रैकेट बनाता हूं, एक्चुअल टर्नओवर इन इंडेमनिटी पीरियड, अर्निंग रेशियो मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल टर्नओवर इन इंडेमनिटी पीरियड। 30% अर्निंग रेशियो हमने ऊपर निकाला है, एक्चुअल टर्नओवर इन इंडेमनिटी पीरियड कितना दिया है चेक करो। हमने यहाँ देखा है फर्स्ट फिगर है 80,000 रुपीज, ठीक है, माइनस turnover that would have been achieved without additional expenditure। और अगर मैं ये एडिशनल एक्सपेंस नहीं करता था तो कितना टर्नओवर होता था? सर ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगले ही क्वेश्चन में मैं वो एग्जांपल लेने वाला हूं। बट अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? द कंपनी इंकर्ड एडिशनल एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 6,700 विच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये एक्सपेंस नहीं करता था तो मेरा कुछ भी टर्नओवर जनरेट नहीं होता था। तो ये मैं यहां लिखता हूं जीरो, बिल्कुल, मतलब 80,000 माइनस जीरो इज 80,000 और 80,000 का 30% कितना होता है? 24,000। ओके, तो बी है कितना? 24,000। ए कितना था? एक्चुअल एक्सपेंडिचर 6,700, बी कितना है? 24,000। एंड नाउ सी, मतलब ये पूरे लॉस ऑफ प्रॉफिट में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, क्योंकि यही थोड़ा क्रिटिकल है, यहां पे मल्टीपल कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। और जो थर्ड है सी इवैल्यूएशन है, वो है एक्चुअल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय लाइन मारना सबसे डिफिकल्ट काम है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड बाय स्पैट अपॉन स्पैट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, है ना? समझिएगा अच्छे से। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 6,700 मल्टीप्लाइड बाय, वी हैव टू कैलकुलेट समथिंग नोन एज स्पैट। देखेंगे अभी हम उसका मतलब, और उसको हम फिर वापस डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय स्पैट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। जरा चेक कीजिए क्वेश्चन में अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मतलब ये फिगर मुझे चाहिए, ये फिगर कैसे निकलेगी? अब देखो, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया है आपको 56,000, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस दिया है 64,000, मतलब हाउ मच विल बी अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस? सो 56,000 माइनस 64,000, that becomes 8,000. Can you see all of you? So मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस मतलब टोटल स्टैंडिंग चार्जेस माइनस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो ये फिगर तो मुझे मिल गई 8,000, और अब अगर मुझे ये स्पैट की फिगर मिल जाए तो ये तीसरी फिगर मिल जाएगी, और फिर ये तीसरी फिगर मिलने के बाद मैं इन तीनों फिगर्स को कंपेयर करूंगा, और जो फिगर सबसे कम होगी वो होगा मेरा क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर ऑल ऑफ यू? पक्का? आपने हाँ नहीं कहा, पर मैंने अज्यूम कर लिया है हाँ कहा है। अब मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूं इस टर्म का, स्पैट का, अच्छे से समझिएगा।
what do you mean by the term spat? Again I am saying that इतना डिटेल हम सिर्फ इस क्वेश्चन में लिख रहे हैं ताकि समझ सके। स्पैट का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एनुअल turnover. The full form of word SPAT is Standard Profit on Annual Turnover. Now I will break this full form into these two different words. One is Standard Profit, another is Annual Turnover. और ये जो on है ना, on का मतलब है multiplication है ना। Standard Profit का मतलब होता है अर्निंग रेशियो। स्टैंडर्ड प्रॉफिट का मतलब होता है अर्निंग रेशियो इनटू ऑन एनुअल टर्नओवर। अब ये अर्निंग रेशियो हम कौन सा अर्निंग रेशियो लेंगे? द अर्निंग रेशियो व्हाट वी कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 3 है ना, इनटू एनुअल टर्नओवर। नाउ व्हाट यू मीन बाय एनुअल टर्नओवर? अच्छे से समझिएगा। टर्नओवर इन प्रीसीडिंग 12 months from the date of fire। जिस दिन आग लगी है उस दिन से पिछले 12 मंथ्स में कितना टर्नओवर हुआ है उसको कहते हैं यहां पे एनुअल टर्नओवर। प्लीज अंडरस्टैंड, इसका मतलब टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर नहीं है। मतलब यहां पे इसका मतलब ये जो फिगर है ना 4,20,000 ये नहीं है। अगेन अंडरस्टैंड, स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर स्पैट। स्पैट का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्रॉफिट, दैट इज अर्निंग रेशियो ऑन टर्नओवर इन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ फायर। अब यहां इस क्वेश्चन में डेट ऑफ फायर क्या है जरा चेक करो। तो फर्स्ट लाइन में दिया है 1 फरवरी 2019। अब 1 फरवरी 2019 से दोस्तों मुझे 12 महीने पीछे जाना है। मतलब ये खत्म होनी चाहिए डेट 31 जनवरी 2019 को। तो ये स्टार्ट कब से होगी? तो कैन आई से इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2018 टू 31 जनवरी 2019। चेक करो। Turnover in preceding 12 months from the date of fire and the date of fire is 1 February 2019 और उससे पिछले 12 महीने 12 months मतलब ये डेट होगी 1 फरवरी 2018 से 31 जनवरी 2019। इन 12 मंथ्स का मुझे टर्नओवर चाहिए। दोस्तों आज क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस हम देख रहे हैं इसके, जहां पे सारे फिगर्स हमें डायरेक्टली दिए होंगे, तो मैं आपसे कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करवाने वाला हूं। लेकिन एक चीज समझिएगा, अगले लेक्चर के लिए तैयार रहिएगा क्योंकि वहां पे ये टर्नओवर के ही कैलकुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। Can you directly see in the question? This data is directly given. Turnover from 1st February 2018 to 31st January 2019. My dear friends, can I see this figure is given as 4,50,000? So मैं निकालता हूँ 30% of 4,50,000 और फिर जाके मुझे मिलेगी ये फिगर 1,35,000। अब बच्चा यहां निकालेगा 1,35,000 और फिर से घर पे आएगा और अपनी मम्मी से कहेगा आई आहे पुढे आता फाइनल लिहू नका थांबा, डोंट राइट वेट। बट बच्चा ये चीज भूल गया समझना कि क्वेश्चन में एक चीज और दी थी और वो थी 15% ग्रोथ एडजस्टमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 4,50,000 ये जो टर्नओवर है ये एक्चुअल टर्नओवर दिया हुआ है प्रीवियस 12 मंथ्स का। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अगर ये कंटिन्यू होता था तो करंट ईयर में 15% से वो ग्रो होता था। इसका मतलब क्या है दोस्तों? 4,50,000 प्लस 15% इट वुड हैव बीन 5,17,500 और अब 5,17,500 का
30%, 155, 250 will be the amount of standard profit on average turnover. 155,250. करेक्ट? आई होप आप साथ में लिख रहे हैं, मेरे पैरेलली लिखते जा रहे हैं. सो स्पैट का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. वैष्णवी ने एक सवाल हमसे पूछा था ये चालू करने से पहले कि सर जैसे लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी के अंदर वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है सर स्टॉक, लॉस ऑफ एसेट पॉलिसी के अंदर ना सर वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है बुक वैल्यू ऑफ एसेट. आज ही आपने बताया इसी लेक्चर में. सर वैसे ही जरा बताइए ना कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के अंदर वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या होता है. तो ये होता है वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर मतलब स्पैट स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर. अगर मेरे यहाँ फायर नहीं लगती थी, फायर जाने दो, अगर मेरा बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होता था तो मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर लेता था. क्योंकि मेरा बिजनेस डिस्टर्ब हो गया है, मैं उतना प्रॉफिट अर्न नहीं कर सका, तो कम से कम मैं इतने की पॉलिसी लूँ कि मेरा स्पैट कवर होना चाहिए. और दोस्तों ये जो फिगर स्पैट की है, इस फिगर को मैं कंपेयर करता हूँ अब अमाउंट ऑफ पॉलिसी के साथ, तो मुझे पता चलेगा कि वेदर इट इज अंडर इंश्योरेंस, इट इज ओवर इंश्योरेंस और इट इज फुल इंश्योरेंस. वो देखेंगे हम बाद में, बट अभी के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. अब मैं आता हूँ वापस स्टेप नंबर 6C में, और यहां पे आके ये फॉर्मूला में स्पैट की फिगर को करता हूं यूज. 1,55,250. 155,250 करते हैं कैलकुलेशंस. न्यूमरेटर में 1,55,250, डिनोमिनेटर में वो +8 हो जाएगा, मतलब 1,63,250 मल्टीप्लाइड बाय, कैन यू सी सम परसेंटेज ओवर हियर, मल्टीप्लाइड बाय 6,700, तो वो आता है राउंडिंग ऑफ में 6,372. सो राउंडिंग ऑफ आंसर इज 6,372. और अब एक्सपेंडिचर, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर, इट इज लीस्ट ऑफ द 3 फिगर्स, और वो 3 फिगर्स क्या है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड 6,700. नंबर बी क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर. ये जो हमने पूरा फॉर्मूला निकाला है ना बी के अंदर, इसका मतलब क्या है? जीपी अर्न्ड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर. सो वो है 24,000, और सी है एक्चुअल एक्सपेंस इनटू स्पैट अपॉन स्पैट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, दैट कम्स टू 6,372. और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो इन तीनों में से जो भी लोअर फिगर है वो फिगर हम लेंगे, और तीनों में से सबसे लोअर फिगर है 6,372. सो स्टेप नंबर 4, 5 और 6 का हमने यहाँ किया कैलकुलेशन, और अब हम बनाएंगे स्टेप नंबर 7. जाएंगे हम स्टेप नंबर 7. 9 स्टेप्स का क्वेश्चन है, 7th स्टेप पे हम आ चुके हैं. समरी ऑफ नेट लॉस. और कैसे बनाएंगे हम ये समरी ऑफ नेट लॉस? तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो तीनों लॉसेस लिखेंगे जो हमारे हुए हैं. सबसे पहले ग्रॉस लॉस. ग्रॉस लॉस कहाँ कैलकुलेट किया है? स्टेप नंबर 5 में. चेक कीजिए हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ ग्रॉस लॉस इन स्टेप नंबर 4, सॉरी नॉट 5, 45,000. स्टेप नंबर 4 के अंदर हमने ग्रॉस लॉस कैलकुलेट किया है 45,000. फिर पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख रहे, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. स्टेप नंबर 5, expenses to put off fire. कुछ नहीं है, जैसा मैंने कहा मोस्टली क्वेश्चंस में नहीं होंगे. ऑफिस नंबर 6, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंस विल बी द लीस्ट ऑफ दोज 3 फिगर्स, और इन तीनों का सबसे कम है 6,372. और अब मैं इन तीनों का लेता हूं टोटल.
So 45,000 plus 6372, that becomes 51372, और इसमें से मैं माइनस करता हूं सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। क्वेश्चन में दिया है द सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड इज 2450, तो उतना हमने सेव किया। जैसा मैंने आपको कहा, इट इज सिमिलर टू सैल्वेज। $48,922। सो दोस्तों, समरी स्टेप नंबर 7 की जो समरी है, दैट इज नथिंग, दैट इज एडिशन ऑफ स्टेप नंबर 4 प्लस स्टेप 5 प्लस स्टेप 6। स्टेप 4, 5 और 6 का एडिशन होता है समरी, स्टेप नंबर 7। अब अगर आप यहां देखते हो, और स्टेप नंबर 4 मतलब है क्या, कैसे बना है ग्रॉस लॉस, स्टेप नंबर 4 कैसे निकाला है, तो आसान है। तो स्टेप नंबर 4 इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3, है ना। मतलब पहले शॉर्ट सेल्स निकाला, 3 में अर्निंग रेशियो निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई करके 4 मिला। 5 नंबर जनरली दिया होता है, जैसा मैंने कहा है, जनरली नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नील होगा। स्टेप नंबर 6 हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब इकलौती एक ऐसी स्टेप है जहां कैलकुलेशंस होते हैं स्टेप नंबर 6 में। और 7 नंबर तो कुछ नहीं है, दैट इज समरी ऑफ 4, 5 एंड 6। और फिर मैं आता हूं स्टेप नंबर 8 में। स्टेप नंबर 8 में मैं लिखता हूं स्पैट। $155,250। और फिर स्टेप नंबर 9 में मैं इस स्पैट को करता हूं कंपेयर विद द अमाउंट ऑफ पॉलिसी फॉर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ क्लेम। जरा चेक कीजिए पॉलिसी का अमाउंट क्या है, तो क्वेश्चन की 3rd लाइन में आपको यहां पे दिया है पॉलिसी का अमाउंट, दैट इज 1,25,000 रुपीज। क्या मतलब है इसका, देखते हैं। स्पैट दैट इज 155,250 इज ग्रेटर देन amount of policy, that is 1,25,000, therefore it is the clear cut case of अंडर इंश्योरेंस। और अब जब ये अंडर इंश्योरेंस का केस है दोस्तों, तो ये कहने की जरूरत नहीं है, रिगार्डलेस टू से अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग व्हाट, using average clause. And what is the formula of average clause? Amount of policy divided by value of subject matter. तो लॉस ऑफ स्टॉक में हम नीचे लेते थे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और मल्टीप्लाई करते थे नेट लॉस से, लेकिन यहां पे हम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की जगह लेंगे स्पैट। तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी है 1,25,000 डिवाइडेड बाय स्पैट 155,250 मल्टीप्लाइड बाय नेट लॉस। और ये नेट लॉस की फिगर मुझे कहां से मिलेगी? ये मुझे मिलेगी स्टेप नंबर 7 से। चेक कीजिए स्टेप नंबर 7 के अंदर नेट लॉस की फिगर क्या है? 48,922। So 48,922 divided by 155,250 multiplied by 1,25,000
and that gives you the amount of claim as 39, rounding off 390. This gives us the amount of claim as 39390. चेक कीजिए सब लोग. सो दोस्तों 9 स्टेप्स का है ये टोटल सोल्यूशन. अगर आप इसको लॉजिकली समझ के करते हैं तो मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. क्विकली रिवाइज करते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. स्टेप नंबर 1, वी फर्स्ट आइडेंटिफाई द इंडेमनिटी पीरियड. इंडेमनिटी पीरियड इज लोअर ऑफ ए एक्चुअल और बी अलाउबल. एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड कैसे निकाला जाता है? तो फ्रॉम द डेट ऑफ फायर टिल द रिजम्पशन डेट, डेट ऑफ डिसरप्शन और डेट ऑफ रिजम्पशन का डिफरेंस होता है एक्चुअल इंडेमनिटी पीरियड. अलाउबल इंडेमनिटी पीरियड जो होता है ये हमें इंश्योरेंस की पॉलिसी से पता चलता है. स्टेप नंबर 2 इज कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स. शॉर्ट सेल्स मतलब अगर बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होता था तो कितना सेल होता था माइनस अब कितना सेल हुआ है. करेक्ट. और यहां पे एक जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है दैट इज ग्रोथ एडजस्टमेंट. तो वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. स्टेप नंबर 3 इज अर्निंग रेशियो. अर्निंग रेशियो इज सिमिलर टू जीपी रेशियो. तो हम ये अर्निंग रेशियो पहले निकालते हैं प्रीवियस ईयर का, और अगर उसमें कोई ग्रोथ है तो करंट ईयर के लिए ऐड करेंगे. अगर कुछ नहीं है तो अर्निंग रेशियो ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर विल रिमेन सेम, जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है. तो अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होल डिवाइडेड बाय टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय 100. Then we calculate step number 4, gross loss of profit. Gross loss of profit is nothing but short sales as per step number 2 multiplied by earning ratio as per step number 3. Step number 5 is claim for expenditure incurred to put off the fire. मतलब फायर फाइटिंग एक्सपेंस. मतलब हम अब जब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर रहे हैं तो हम 3 चीजों का क्लेम करेंगे. स्टेप 4, 5, 6. 4 जितना प्रॉफिट फॉरगो हुआ है. स्टेप 5 आग बुझाने के लिए फायर फाइटिंग के जो एक्सपेंस है वो. और स्टेप नंबर 6 मैंने मेरे बिजनेस को रिज्यूम किया है, नॉर्मल किया है, तो उसके लिए मैंने कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर इंकर किया है, उसका क्लेम मैं यहां करूंगा. एंड दैट विल बी लोअर ऑफ 3 फिगर्स. नंबर 1 एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड. नंबर 2 ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंडिचर. मतलब अगर मैं ये एक्चुअल एक्सपेंस नहीं करता था तो कितना सेल होता था, अभी कितना सेल हुआ है और उसके वजह से मैंने कितना अर्निंग किया. क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी भी तो ये देखना चाहती है ना कि आपने कहीं एडिशनल एक्सपेंडिचर फालतू तो नहीं किया है, इस एडिशनल एक्सपेंस की वजह से कुछ कमाया है या नहीं कमाया है. और तीसरा फॉर्मूला है एक्चुअल एक्सपेंस इनटू स्पैट अपॉन स्पैट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. Now here SPAT means standard profit on annual turnover. Standard profit on annual turnover means, what do you mean by annual turnover? So turnover that would have taken place that has taken place in the 12 months preceding the date of fire is known as annual turnover. अगर ग्रोथ का एडजस्टमेंट ऊपर दिया है तो वो यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा. अगर 4,50,000 पे 30% करोगे तो गलती हो जाएगी. स्टेप नंबर 7 इज नथिंग बट इट इज द समरी ऑफ द 4, 5, 6 नंबर स्टेप. जहां हम इन तीनों को ऐड करते हैं. सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को लेस करते हैं. मैंने आपको बताया था सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इज नथिंग बट इट इज सिमिलर टू सैल्वेज. एंड देन यू गेट द अमाउंट ऑफ नेट लॉस. स्टेप नंबर 8 इज स्पैट. And step number 9 is calculation of amount of claim, where you compare SPAT and amount of policy. And when we compared here in this question, we got to know that there is under insurance, and whenever there is under insurance, चाहे पॉलिसी कोई भी क्यों ना हो, हम यहाँ लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं. फिर चाहे पॉलिसी कोई भी क्यों ना हो, एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा. और एवरेज क्लॉज के फॉर्मूला के हिसाब से अमाउंट ऑफ पॉलिसी अपॉन स्पैट इनटू नेट लॉस जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा अमाउंट ऑफ क्लेम एज 39390. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी. सो दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आओगा. मैं पूरे की उम्मीद नहीं कर रहा हूं बट थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आओगा. 50% आपको समझ में आओगा. 9 स्टेप्स का क्वेश्चन है. देखते हैं, समझते हैं, करते हैं एक और क्वेश्चन सॉल्व फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अभी ना ही इंडेक्स में पोस्ट करना है ना ही कुछ करना है. हाँ, सिर्फ यहां पे क्रॉस रेफरेंसिंग दे दीजिए. टेक्स्ट बुक में राइट डाउन पेज नंबर ऑफ योर रजिस्टर वेयर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आप देख रहे हो मैं अपनी बुक को लाल पीली कर रहा हूं और आपको हमेशा से सीए फाउंडेशन से एक ही चीज समझाते आ रहा हूं. बुक को एक ही बार पढ़ो पर ऐसा पढ़ो
कि वापस शायद पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ये बुक से रोज एक ही बार कहो, देख भाई अभी मैं इतना लाल पीला कर रहा हूं तुझे, क्योंकि बाद में नवंबर अटेम्प्ट के बाद या मई अटेम्प्ट के बाद जो भी आपका अटेम्प्ट है उसके बाद दोबारा अपना चेहरा मुझे मत दिखाना। आई वांट टू स्टडी फाइनल बुक्स नाउ, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, पढ़ते समझते हैं और क्विकली सॉल्व करते हैं। The premises of XY Limited were partially destroyed by fire on 1st March 2019. Date of fire is given to you, and as a result, the business was practically disorganized up to 31st August 2019. मतलब 1st March से 31st August तक business disorganized रहा दोस्तों. So what is your indemnity period? March, April, May, June, July, and August. How many months? 6 months. The company is insured under a loss of profit policy for rupees 1,65,000. This is the amount of policy having an indemnity period of 6 months. चलो, actual indemnity period भी 6 months है, अलाउबल भी 6 मंथ्स है। जनरली हम दोनों का लोएस्ट फिगर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 मंथ्स ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब स्टेप नंबर 1 तो ऐसे खड़े खड़े हो गया हमारा इंडेमनिटी पीरियड वाला, है ना। अब आपको दिया गया है सब डेटा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ क्लेम अंडर द पॉलिसी। एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन। पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, इसको हम क्या कहते हैं? इंडेमनिटी पीरियड। तो यहां पे आइए मेरे साथ और टेक्स्ट बुक में लिखिए, इंडेमनिटी पीरियड, है ना। एक्चुअल सेल्स दिया। टर्नओवर फॉर अ कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड, मतलब डिसलोकेशन पीरियड इन द 12 मंथ्स इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ फायर। सो डेट ऑफ फायर है 1st मार्च 2018 और इसके पिछले 12 मंथ्स का टर्नओवर दिया। जरा सोचो, दिमाग पे जोर डालो दोस्तों, ये फिगर कहां काम आती है? बोलो। टर्नओवर पिछले 12 मंथ्स का डेट ऑफ फायर से टर्नओवर कहां काम आता है? जब हम कैलकुलेट क्या करते हैं? स्पैट, स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर। वो कौन से स्टेप पे होता है? स्टेप नंबर 6 में होता है, वहां काम आएगा। टर्न ओवर फॉर 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग द डेट ऑफ फायर, टर्न ओवर फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड। दोनों फिगर्स हमें यहां पे दिए हैं। मतलब शॉर्ट सेल्स के लिए कैलकुलेट करेंगे हम, 2,40,000 फिगर यूज आएगा शॉर्ट सेल्स के लिए और 6 लाख की फिगर यूज आएगी फॉर द पर्पस ऑफ स्पैट। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। पिछले क्वेश्चन में याद करेंगे अगर आप, तो आपको इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस और टोटल स्टैंडिंग चार्जेस दिए थे और अनइंश्योर्ड हमने बैलेंस निकाला था। यहां पे निकालने की जरूरत नहीं है, इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड दोनों दिया है। टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब ये जो फिगर्स है ये हमें कहां काम आने वाली है? टू कैलकुलेट अर्निंग रेशियो। देखना पड़ेगा ग्रोथ का कुछ एडजस्टमेंट है क्या? ड्यू टू सब्सटैंशियल इंक्रीज इन ट्रेड बिफोर एंड अप टू द टाइम ऑफ द फायर, it was agreed that an adjustment of 10% should be made in respect of upward trend in turnover। मतलब ग्रोथ कितने का ग्रोथ है? 10% का ग्रोथ है। The company incurred additional expenditure amounting to 9,300। अब समझो, पिछले क्वेश्चन में ये एडिशनल एक्सपेंडिचर कितना था? 6,700। यहां एडिशनल एक्सपेंस कितना है? 9,300 immediately after the fire, and but for this expenditure the turnover during the period of dislocation would have been only rupees 55,000। अब ये चीज नया है जो पिछले क्वेश्चन में नहीं था, समझना। क्योंकि ये 9,300 का एक्सपेंस किया है तो कहीं तो 80,000 का टर्नओवर हुआ है, सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी हुआ है 80,000। अगर ये 9,300 का एक्सपेंस नहीं करते थे तो टर्नओवर होता था 55,000। समझ में आया? पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में ये लिखा था कि कंपनी incurred an additional expense of 6,700 which reduced the loss in turnover। मतलब there wouldn't have been any turnover if you would have not done this additional expense। Here that is not the case। Here what they have told that even without additional expenditure we could have achieved the turnover of 55,000 rupees। Since we have incurred an additional expenditure, we are able to achieve an increased turnover of 80,000 rupees। There was also saving in the indemnity period of 2,700। This will come in step number 7, saving in insured standing charges as a result of the fire। So question है, डेटा हमारे सामने है, देरी किस बात की है? करते हैं शुरू। आइए आपके रजिस्टर में लिखिए क्वेश्चन नंबर 18/9.12। मेरे साथ साथ करते चलना है। क्वेश्चन 18/9.12।
करेक्ट। सो सबसे पहले आते हैं और लिखते हैं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 इज व्हाट? इंडेमनिटी पीरियड। अब अलग अलग यहां लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहां लिख सकता हूं इंडेमनिटी पीरियड इज 6 मंथ्स। करेक्ट। एक्चुअल इंडेमनिटी भी 6 है, अलाउबल भी 6 है, दोनों का लीज लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज हम यहां लिख रहे हैं जो हमें पॉलिसी में कंसिडर करना है, दैट इज 6 मंथ्स इंडेमनिटी पीरियड। व्हाट इज स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 में हम कैलकुलेट करते हैं शॉर्ट सेल्स। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ही कहा था कि मैं यहां बहुत डिटेल लिख रहा हूं पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहां मैं थोड़ा शॉर्टकट्स लेने वाला हूं, शॉर्ट लिखने वाला हूं। यू विल ऑल्सो गेट एन अल्टरनेटिव वे ऑफ प्रेजेंटेशन। करेक्ट। सो शॉर्ट सेल्स, शॉर्ट सेल्स का मतलब क्या होता है? डेट्स के साथ लिख सकता हूं मैं, सेल्स फ्रॉम पिछले साल इंडेमनिटी पीरियड। इंडेमनिटी पीरियड क्या है? 1 मार्च 2019 टू 31 अगस्त 2019। इसी पीरियड में पिछले साल कितना सेल था? तो सेल्स फ्रॉम 1 मार्च 2018 टू 31 अगस्त 2018। करेक्ट। ये मैं लूंगा लास्ट ईयर का सेल्स। अब मैं इस सेल्स में करूंगा ऐड ग्रोथ। अगर कुछ ग्रोथ है तो, जैसे इस क्वेश्चन में है 10% ग्रोथ, उसको हम करेंगे ऐड और उसमें से माइनस करेंगे एक्चुअल सेल्स ड्यूरिंग इंडेमनिटी पीरियड। ओके। तो लास्ट ईयर इन ही महीनों में सेल्स था कितना? 2,40,000। देखो जो फिगर्स अब मैं यूज कर रहा हूं उसे मैं टिक मार्क कर रहा हूं, आप भी ऐसे ही कीजिएगा। एंड दिस विल इंक्रीज बाय 10% minus actual sales during indemnity period. It is given in the question as 80,000. So 2,40,000 that was the sale last year, plus 10% means 24,000 उसमें ऐड होगा. So 2,40,000 plus 24,000, 2,64,000 minus 80,000 is the actual sales during indemnity period. मतलब दोस्तों शॉर्ट सेल्स यहाँ पे हुआ है कितना? That is 1,84,000. शॉर्ट सेल है 1,84,000. एक एक करके स्टेप करके समझते चलना है ना. पिछले क्वेश्चन में पहली बार हमने सब कुछ देखा था, अब ये एक तरीके से रिवीजन हो रहा है. अब आप यहां देख रहे हो प्रेजेंटेशन में डिफरेंस. इन लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 मैंने शॉर्ट सेल्स को एक स्टेटमेंट फॉर्म में कैलकुलेट किया था, है ना. यहां मैंने उसे ट्रांसपोज कर दिया है, मतलब जो कॉलम्स थे उसको रोज में कन्वर्ट कर दिया और एक सिंपल फॉर्मूला में उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया. अगर बेसिक्स आपके स्ट्रांग है, अगर अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, तो बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. एक दो क्वेश्चंस डिटेल में लिखेंगे, हम समझेंगे आज के दोनों क्वेश्चंस, और फोकस ये है कि कंसेप्ट हमारा बिल्ड होना चाहिए, क्योंकि आज का जो होमवर्क क्वेश्चन होगा वो होमवर्क क्वेश्चन आपको आना चाहिए. ये हमारा ओवरऑल टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है ना. ठीक है. अब स्टेप नंबर 2 में हमने शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट किया. व्हाट डू वी डू देयर आफ्टर? हम इसके बाद कैलकुलेट करेंगे स्टेप नंबर 3, अर्निंग रेशियो. What is the formula of earning ratio? आप देख सकते हो फॉर्मूला, अभी तो कोई टेस्ट नहीं है. अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट. इस नेट प्रॉफिट में हम ऐड क्या करते हैं? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज अपॉन टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय 100. करेक्ट. तो अर्निंग रेशियो मींस व्हाट? इट इज कैलकुलेटेड ऑफ द प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर डेटा इज टेकन एज अ बेस. सो यहां पे चेक करो, आपको दिया है नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर इज 90,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आर 60,000 एंड टर्नओवर इज 5 लाख. सो इट इज 90,000 प्लस
60,000, that becomes 1,50,000. 1,50,000 divided by 5 lakh multiplied by 100, that again gives you the earning ratio of 30%. इस क्वेश्चन में फिर से अर्निंग रेशियो में कोई ग्रोथ दिया नहीं है, अगर दिया होता था तो हम इसमें ऐड करते थे, अगर नहीं दिया है तो प्रीवियस ईयर का ही अर्निंग रेशियो करंट ईयर का अर्निंग रेशियो हो जाता है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 2 में शॉर्ट सेल्स निकाला है, स्टेप नंबर 3 में अर्निंग रेशियो निकाला है। अब मैं आता हूं स्टेप नंबर 4 में। क्या निकालते हैं दोस्तों हम स्टेप नंबर 4 में? वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ग्रॉस लॉस ऑफ प्रॉफिट, एंड ग्रॉस लॉस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज इक्वल टू शॉर्ट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग रेशियो। सो शॉर्ट सेल्स की फिगर है 1,84,000 मल्टीप्लाइड बाय अर्निंग रेशियो है 30%, दैट कम्स टू 55,200. Yes, let me cross verify. 1,84,000 into 30% is equal to 55,200. That is my figure of short sales. Correct? I hope सबको समझ में आ रहा है। देखते जाओ ना वन बाय वन किस किस स्टेप में आप कंफर्टेबल हो। स्टेप नंबर 4 के बाद मैंने आपको बताया था आता है स्टेप नंबर 5। कुछ क्वेश्चंस में आगे जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ये स्टेप ओमिट भी कर सकते हैं, इवन मॉड्यूल में तो स्टेप नंबर्स ही नहीं लिखे हैं, लेकिन मैंने ये स्टेप डेवलप किए ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम में 1-2 लाइन एक्स्ट्रा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हमारा पूरा क्वेश्चन सही होता है तो स्टेप नंबर 5 क्या होता है? क्लेम फॉर एक्सपेंडिचर incurred to put off फायर, और ये है नील, मतलब फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस बिल्कुल है नील, यहां पे कोई फायर फाइटिंग एक्सपेंसेस की जरूरत नहीं है। और फिर आता है स्टेप नंबर 6, ये है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर। जो फाइनल अमाउंट होगा ना वो हम यहां पे लिखेंगे, लेकिन ये जो क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंडिचर होता है दैट इज लोअर ऑफ ए। क्या है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर। हाउ मच इज एक्चुअल एक्सपेंडिचर, कितना इंकर हुआ है चेक करो क्वेश्चन में, दैट इज 9,300 रुपीज। ओके। बी अर्निंग रेशियो, अर्निंग रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करना है? एक्चुअल टर्नओवर इन इंडेमनिटी पीरियड, और माइनस क्या करेंगे यहां से, सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे? टर्नओवर विदाउट एडिशनल एक्सपेंडिचर। सो यहां पे आपसे कहा है कि अगर एडिशनल एक्सपेंस नहीं करते थे तो भी कुछ तो टर्नओवर हो जाता था, और वो कुछ तो मतलब कितना होता था? 55,000 होता था। प्रीवियस क्वेश्चन में ये नील था। प्रीवियस क्वेश्चन में इसका सिंपल मतलब ये था दोस्तों, एडिशनल एक्सपेंस करोगे तो टर्नओवर होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ये है कि विदाउट एडिशनल एक्सपेंस आल्सो स्टिल वी वुड हैव अचीव द टर्नओवर ऑफ 55,000 रुपीस। ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस वी हैव गॉट सम एडिशनल टर्नओवर, तो वो जो एडिशनल टर्नओवर है ना उसका अर्निंग कितना है वो हम यहां निकालेंगे। तो 80,000 माइनस 55,000, एडिशनल टर्नओवर है 25,000, उसका 30% ये आता है दोस्तों 7,500। 3 फिगर्स का लोएस्ट हमें देखना है ना, फर्स्ट, सेकंड और सी का फॉर्मूला क्या था? इट इज एक्चुअल एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय स्पैट होल डिवाइडेड बाय स्पैट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। करेक्ट दोस्तों, थोड़ा एक्सटर्नल साउंड आ सकता है, मुझे भी आ रहा है। अब सुबह हो गई है, लोग उठने चालू हो गए, और उठने चालू होने के बाद सबसे बड़ी बीमारी जो है ना लोगों की वो है मोबाइल फोन।
स्पेशली आई एम टेलिंग यू दे कांट रेजिस्ट विदाउट दिस डिवाइस, और फुल वॉल्यूम पे लगा के वीडियोस देखते हैं, गाने सुनते हैं, इट ऑल ब्रिंग डिस्टर्बेंस। चलो कोई बात नहीं, हमारा लास्ट क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअल एक्सपेंस इनटू स्पैट अपॉन स्पैट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। एक्चुअल एक्सपेंडिचर यहां पे है कितना, 9300। स्पैट की वैल्यू हमें करना है कैलकुलेट, देखेंगे, डिवाइडेड बाय स्पैट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हमें दिया गया है 5000 रुपीस, उसको मैं करता हूं यूज यहां पे एज इट इज। स्पैट मतलब स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर। स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑन एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है जिस दिन आग लगी है, जिस दिन फायर लगी है, डेट ऑफ फायर से 12 मंथ्स पहले का जो टर्नओवर है उसको अर्निंग रेशियो से करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहां पे देखते हैं क्या होता है वो कैलकुलेशन। स्पैट अर्निंग रेशियो हमें दिया है 30% मल्टीप्लाइड बाय profit turnover in the exact previous 12 months is given to you as rupees 6 lakh, लेकिन ये 6 लाख है प्री ग्रोथ का, हमें इसमें ग्रोथ फैक्टर को ऐड करना पड़ेगा। so that is 6 lakh plus how much is growth, 10%, that becomes 6,60,000। तो दोस्तों 6,60,000 का 30% हम यहां निकालेंगे, वो आता है 1,98,000। so my spat comes to 1,98,000 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। और अब मैं ये निकालता हूं अमाउंट, तो 1,98,000 डिवाइडेड बाय 1,98,000 प्लस 5,000 होगा 2,03,000 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल एक्सपेंस 9,300, वो होता है 9071, राउंडेड ऑफ फिगर 9071। अब इन तीनों में से जो लोएस्ट फिगर है वो हम कंसिडर करेंगे, और आप देख रहे हो इन तीनों में से लोएस्ट फिगर क्या है, 7,500। चेक कीजिए सभी लोग। Is it 7,500? Check all of you. सो स्टेप नंबर 4 हुआ, स्टेप नंबर 5 हुआ, स्टेप नंबर 6 हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हमारे स्टेप नंबर 7 की तरफ। स्टेप नंबर 7 क्या है, नेट लॉस। कैसे निकालते हैं नेट लॉस? सबसे पहले हम लिखते हैं ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस एज पर स्टेप नंबर 4। चेक कीजिए कितना है ग्रॉस लॉस, 55,200। expenditure to put off fire 5 is nil, and लोवेस्ट ऑफ द थ्री फिगर्स हमें लेना है 7,500। सो 55,000 प्लस 7,000 becomes 62,000, और 500 प्लस 200 becomes 700, और इसमें से मैं माइनस करता हूं सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस की सेविंग्स देखिए आपको नीचे दिया है, दैट इज 2,700 रुपीज। उसको मैं यहां से करता हूं माइनस, तो मुझे मिलेगी मेरी फिगर ऑफ नेट लॉस। ऐसे फिगर जब आते हैं ना, बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ हमारा सोल्यूशन पूरी तरह सही है, इजंट इट? वेरी गुड। स्टेप नंबर 8 इज नथिंग बट you have to write spat जो हमने निकाला था ऊपर 1,98,000, और फिर आता है स्टेप नंबर 9। स्टेप नंबर 9 में हम अमाउंट ऑफ क्लेम निकालेंगे। पहले कंपेयर करेंगे स्पैट को, दैट इज 1,98,000 को अमाउंट ऑफ पॉलिसी के साथ। चेक कीजिए क्वेश्चन की थर्ड लाइन में, अमाउंट ऑफ पॉलिसी कम है, 1,65,000 है, मतलब स्पैट इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ पॉलिसी। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहां पे अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस, और क्योंकि अब यहां पे है अंडर इंश्योरेंस तो एवरेज क्लॉज अप्लाई होगा। देयरफॉर अमाउंट ऑफ क्लेम यूजिंग एवरेज क्लॉज
is equal to amount of policy 1,65,000 divided by SPAT 1,98,000 multiplied by net loss, और net loss कहाँ है स्टेप नंबर 7 में 60,000, तो 1,65,000 divided by 1,98,000 multiplied by net loss 60,000, and you get the amount of claim as 50,000. मजा आ गया। अगर कुछ चैलेंज ना हो तो मजा ही नहीं आता है, और ये हमें एक चैलेंज दे रहा है, चैलेंज पोस्ट कर रहा है। वैसे तो हमारी इकोनॉमी हमें चैलेंज दे रही है, बट वैसे भी बहुत मजा आ रहा है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। आज तक हमने इस बारे में सोचा नहीं था। अगर आपको याद होगा तो जब मैंने आपको कॉस्टिंग पढ़ाया था, स्पेशली ओवरेज टॉपिक जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो यही चीज मैंने आपसे कही थी कि दोस्तों जो चीजें हमें पता है, जो चीजें हमें मालूम है, वो चीज हम विजुअलाइज कर सकते हैं। जो हम विजुअलाइज कर सकते हैं उसके बारे में कोई भी कैलकुलेशन करना बहुत आसान होता है। हाँ, मुश्किल वो चीजें करना होता है जो हम विजुअलाइज नहीं कर सकते, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल अलग है, जो हमें पता नहीं है, जैसे कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लॉस ऑफ स्टॉक समझ में आता है क्योंकि एक्चुअल स्टॉक लॉस होता है। लॉस ऑफ एसेट वो भी समझ में आता है क्योंकि एक्चुअल लॉस ऑफ एसेट भी होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं लॉस ऑफ प्रॉफिट की, तो ये वो चीजें यार जो कभी हमने सोची भी नहीं थी कि सर अगर मैं मेरा प्रॉफिट फोरगो कर रहा हूं तो क्या उसके वजह से भी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी हो सकती है। तो यहां पे आप में से शायद कुछ लोग ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, स्पेशली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं बैक बेंचर्स से ये डाउट दैट सर अभी जो ये कोरोना वायरस की वजह से ये जो लॉकडाउन चल रहा है, बंद चल रहा है, इससे काफी लोगों के बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं, काफी लोगों की बिजनेसेस लॉकडाउन हो गए, कर्फ्यू है, तो can they claim loss of profit policy from their insurance companies? The answer is totally yes if their policy provides so. अगर आपकी पॉलिसी में रीजन लिखा है सिर्फ फायर का तो नहीं होगा, लेकिन अगर लॉस ऑफ प्रॉफिट किसी भी रीजन के वजह से हो सकता है, लॉकडाउन के वजह से हो सकता है, स्ट्राइक के वजह से हो सकता है, इमरजेंसी के वजह से हो सकता है, तो हाँ आप ये उसको बिल्कुल यहाँ पे क्लेम कर सकते हो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हमने दोनों क्वेश्चंस देखे हैं। आज के लेक्चर को समराइज करते हैं सम अप करने से पहले। सो दोस्तों ये है चैप्टर नंबर 9 इंश्योरेंस क्लेम का लेक्चर नंबर 4। In this lecture, today's lecture, today we have first solved question number 23, which was based on loss of asset as well as loss of stock. Thereafter we have solved question number 17 and now question number 18. I've explained you what is loss of profit. पूरी concept आपको explain की है और हमने ये दो questions उस पे solve की है। आपका आज का homework question जो है, I have written it down for you. Yes, my dear friends, your homework question for today is question number 21, which is exactly similar to question number 17 and 18. I mean, first after this lecture, if you want, you can revise again 17 and 18, and if you are doing in the one flow, one go, अभी इसी lecture के बाद, तो आप अभी तुरंत immediately question number 21 को भी solve कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में, जहां पे हम इस टॉपिक को करेंगे कंक्लूड, इस टॉपिक को करेंगे कंप्लीट। अपनी सीट बेल्ट बांध के आइएगा, हेलमेट्स पहन के आइएगा लास्ट लेक्चर में, क्योंकि मैं एडवांस में कह रहा हूं लास्ट लेक्चर इतना आसान नहीं होगा, घुमा के रख देगा लास्ट लेक्चर आपको। क्योंकि दोस्तों ये जो लास्ट लेक्चर होगा, यहां पे टर्नओवर की फिगर्स इतनी डायरेक्टली दी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं तो ये लेक्चर, ये होमवर्क होने के बाद just you can give reading to the remaining questions that we will be doing in the last lecture. So thank you very much.